हेलो एनिमे फैंस, वेलकम टू अपना प्राइम। एपिसोड की शेड्यूल दिखते हैं। लियोन के पास में कब से लड़कियां उससे मिलने के लिए आती है। वैसे तो लियोन इन सभी के फादर्स को मना कर चुका है कि वो इनमें से किसी से भी शादी नहीं करने वाला, लेकिन इनके फादर मानते नहीं है। वो अपनी बेटी को जबरदस्ती इस जगह भेज देते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि लियोन जब एक बार इनकी बेटी को दिखेगा तो शायद शादी के लिए हाँ कह दे। और शायद से वो लोग ये सब कुछ इतना हड़बड़ी में करते हैं कि अपनी बेटी को समझाना भूल जाते हैं। जैसे ही बेटियां लियोन के सामने आती है तुरंत ही पूरी तो कंफ्यूज जाती है। उन्हें डर लगता है कि जेवियर लियोन है और जो लियोन है वो कोई और है। और फिर जब भी कंफ्यूजन सॉल्व होती है इन्हें पता चलता है कि लियोन असल में ऐसा दिखाई देता है तो तुरंत ही वहां से भाग जाती है। लियोन को इनमें से किसी एक से भी बात करने का मौका नहीं मिलता। 3-4 बार तक ऐसा होने के बाद में एक लड़की सही आती है जिसका नाम सिल्विया नमरान है और ये इस सीरीज की एक काफी स्पेशल कैरेक्टर है। ये यहाँ पर आने के साथ में डायरेक्टली लियोन से बात करती है। बाकियों की तरह इससे किसी तरह कंफ्यूजन नहीं होती। ये वहाँ पर आकर उसकी तुरंत तारीफ भी करती है और इसी को सुनकर लियोन और जेवियर दोनों कब चौंक जाते हैं। इनकी बातों के बाद थोड़ा ध्यान देने लगता है। दोनों के बीच में काफी अच्छी बात शुरू होती है। शेलोरिया बोलती है, वैसे मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि आपके लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो चुकी है कि कैसे लड़की आपसे मिलने के लिए आई है और ये सब कुछ आपको बहुत अजीब से भी लग रहा होगा क्योंकि आपके पास में बहुत सारा काम है। इतने व्यस्त होने के बावजूद भी आप इस तरीके से सभी लड़कियों से मिल रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बिजी शेड्यूल में से इस तरीके से टाइम निकाल रहे हैं। लियोन कहता है, आपको कैसे पता कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। शेलोरिया बोलती है, जो भी कोई फ्रंटियर सिटी के अंदर आएगा उसको ये बात क्लियर पता चल जाएगी। जब हम इस सिटी के अंदर आए थे तो हमने आपको देखा था, आप एक बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे थे जो कि अभी तक हमने कभी भी देखी नहीं है। और इसके अलावा आपकी सिटी भी काफी शानदार है। सिटी के जितने भी लोग हैं वो सब के सब आपकी तारीफ करते हैं। और उन्होंने जो बताया था कि आपने किस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर काफी सारा काम किया है और इसके अलावा यहाँ की सड़कें भी काफी शानदार है। आपने अपनी सिटी को काफी अच्छे से डेवलप किया है। मैं तो हैरान हूँ, इतने सारे डेवलपमेंट के बावजूद भी जो आपके पास में इतना सारा काम है इसके बावजूद भी आपको इतना टाइम मिल गया कि आप हमसे मिल पाए। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं चलती हूँ। ये कहने के बाद सेलोरिया खड़ी होकर बस जाने लगती है। तभी लियोन से बोलता है, नहीं नहीं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज बैठ जाइए। असल में लियोन को यहाँ पर नमरान सिटी के बारे में कुछ बात करने का मौका मिला है और वो खुद भी वहाँ पर जाना चाहता है। तो पहले ही वो इससे बात करके पता लगाना चाहता है कि आपका हालात कैसा है। इसलिए लियोन दोबारा से इसे बैठा लेता है और फिर बोलने लगता है, मेरे को सुनने में आया है नमरान सिटी के अंदर इस टाइम पर काफी ज्यादा हलचल से मची हुई है और ये सब कुछ आपकी सिटी के पॉपुलेशन के कारण है। आपकी सिटी के अंदर काफी सारे लोग भर चुके हैं। सिल्विया बोलती है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस टाइम पर हमारी सिटी के अंदर 400 नए लोग आए और ये सारे रिफ्यूजीज है जिनके घरों के ऊपर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था और वो लोग पूरी तरह बेघर हो चुके हैं। हमारी सिटी के अंदर उन्होंने आसरा लिया है और मेरी जानकारी के हिसाब से ये 400 लोग जो कि हमारी सिटी के अंदर आए हैं ये कहीं आसपास से नहीं आए। इन्होंने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, इसलिए हम इन्हें जाने के लिए भी नहीं कह सकते। ये सुनने के बाद लियोन सोचने लगता है, ये लोग जानते भी नहीं है वो सारे रेफ्यूजीज जो कि सिटी के अंदर आए हैं उनसे भी क्या हालत होने वाली है। इनफैक्ट वो सारे रेफ्यूजीज भी बहुत नहीं जानते होंगे कि जिस सिटी के अंदर उन्होंने आसरा लिया है वही जगह उनकी कब्र बन जाएगी क्योंकि नमरान सिटी के आसपास में जल्द ही नमरान वॉल बनने वाली है। और ये जो नमरान वॉल है ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है। ये एक स्पेल वॉल है जो कि असल में नमरान सिटी के प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि उसके डिस्ट्रक्शन के लिए उसके आसपास बनाई जाएगी। जो कोई भी इस नमरान वॉल के अंदर होगा उनसे भी क्या एनर्जी उनकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी और उसके बाद में वो सबके सब मारे जाएंगे। यही केन वारो का प्लान है। वो नरमान वॉल के अंदर एक स्पेशल स्पेल डालेगा जिसकी वजह से नरमान सिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। नोवेल के हिसाब से तो वो ये चीज करने में कामयाब हो भी गया था, उसे सब कुछ पूरी तरह डिस्ट्रक्शन कर दिया था। पूरी नमरान सिटी के जितने भी लोग हैं उन सभी को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ी थी। और उसके बाद में क्या हुआ था, ये सारी एनर्जी इकट्ठा होने के बाद में एक अलग से मॉन्स्टर में चली गई। जब किसी भी जीव के अंदर से उसकी एनर्जी निकाल लिया जाता है तो उसकी मदद से हम उसी के बराबर इस दूसरी एनर्जी वाले जीव को अपनी तरफ बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं। यहाँ पे कैरवानों का बिल्कुल यही प्लान है। वो नमरान सिटी के जितने भी लोग हैं उन सभी की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना चाहता है और फिर उसके बाद में उसकी मदद से एक डार्क नाइट को यहाँ पर समन करना चाहता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर होगी। उस डार्क नाइट के यहाँ पर आने का मतलब होगा मौत का यहाँ पर आना। वो जा कहीं भी जाएगा वह और मौत हो जाएगी उन सभी लोगों की जो कि उसे देखेंगे भी। नोवेल के हिसाब से उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि किसी भी स्वॉर्ड मास्टर से उसकी पावर को कंपेयर किया नहीं जा सकता। जेवियर चाहे उससे किसी भी तरीके से फाइट कर ले, वो किसी भी तरीके से उस डार्क नाइट को फाइट में नहीं रह सकता है क्योंकि वो खुद एक मौत है जिसे किसी भी तरीके से मार नहीं सकते। वो एक गॉड की तरह है जिससे कोई फाइट नहीं कर सकता। तो यानी कि इसका मतलब है अगर किसी भी तरीके से उस डार्क नाइट को इस जगह बुला लिया गया तो डिस्ट्रक्शन होके रहेगा, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। तो उसे आने से ही रोकना होगा। ये सब कुछ जितना मैं सोच सकता हूँ उससे कई ज्यादा खतरनाक है। और अब इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं। लियोन ने अपना पूरा बैकपैक कर लिया है। वैसे भी उसे नमरान सिटी तक जाना ही था तो उसने सिल्विया नमरान को भी अपने साथ में यहीं पे रोक लिया है और अब ये यहाँ से उसी के साथ में नमरान सिटी के लिए निकलने वाले हैं। लियोन के साथ में यहाँ पे जेवियर भी है जिसके हाथ में काफी सारे लव लेटर्स है और ये सारे लव लेटर उन लेडीज ने दिया है जो कि यहाँ पर लियोन से मिलने के लिए आई थी। वो आई तो लियोन से मिलने के लिए थी लेकिन लेटर जेवियर को देख के चली गई। लियोन इस बारे में जेवियर सवाल करने लगता है। जेवियर उसे बता देता है कि सारे उन लेडीज ने दिया है। लियोन कहता है, वैसे इन सारे लेटर्स के अंदर लिखा क्या है। जेवियर कहता है, आपको क्या लगता है इसमें क्या लिखा होगा। ये सारे लव लेटर्स है तो इन सभी के अंदर एक ही चीज लिखी होगी। ये भला किस तरह का सवाल है। इसके बाद जेवियर अब लियोन चिढ़ने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि आपने कभी भी आज तक कोई लव लेटर नहीं देखा, आपको किसने कुछ दिया नहीं। ये सुनने के बाद लियोन का मुंह धीरे उतरना शुरू कर देता है। जेवियर कोशिश करता है कि थोड़ा सा और कुछ कर सके। वो इस आग के अंदर और घी डालने की कोशिश करता है। वो जल्दी से उन सेल लेटर्स जिन पर
रखता है और फिर उनमें से एक को निकालकर लियोन को देते हुए कहने लगता है, आप चाहें तो इसे पढ़ के देख सकते हैं कि किस किस तरीके से मेरी तारीफ की गई है। ये कहते जेवियर को उम्मीद होती है अब लियोन बहुत बुरी तरह चिढ़ जाएगा और जल्दी ही उसे कब तक गुस्सा आने वाला है। जेवियर इस तरीके से लियोन को हर बार छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं आता। लियोन के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल होती है, वो बिल्कुल भी चिढ़ता नहीं है। इसे देखकर जेवियर खुद जगह पे चौंक जाता है, क्योंकि अब लियोन थोड़ा मैच्योर हो चुका है, उसे समझ में आ चुका है उसके पास में कुछ ऐसा है जो कि अब जेवियर के पास में नहीं है। यहाँ पे बात सिल्वरेड अमरान की हो रही है, जो कि अभी भी लियोन से शादी करने के लिए तैयार है। और जब लियोन के पास में एक ऑप्शन है तो बाकी की तरफ देखे ही क्यों। और साथ में लियोन को ये बातें बताए कि सिल्वरेड अमरान कितनी ज्यादा शानदार लड़की है। इसी बारे में सोचते हुए लियोन हंसते वहां जाने लगता है और एंड में कहता है, अब जल्दी से चलो, मुझे इस लेटर के अंदर किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं है। सिल्वरेड अमरान हमारा इंतजार कर रही है, हमें जाकर उससे मिलना चाहिए। जी कहते लियोन तो वहां से आगे बढ़ जाता है, लेकिन जेवियर अपना सूप बना के रह जाता है। उसका ये प्लान बुरी तरह फेल हो चुका है। इसकी कुछ देर बाद में हम एक कॉफी को देखते हैं, जिसके अंदर लियोन, जेवियर और बाकी सब बैठे हुए हैं। लियोन यहाँ पर सिल्वरेड अमरान को बताने लगता है, मेरे पास में एक काफी शानदार टेक्निक है जिसकी मदद से हम इस स्लोप को स्टेबलाइज कर सकते हैं। ये टेक्निक काफी ज्यादा मुश्किल होती है, लेकिन ठीक तरीके से इसे काम में लिया जाए तो स्लोप पूरी तरह स्टेबलाइज हो जाएगा और तब आपके स्टेट को काफी फायदा होगा। सिल्वरेड कहती है, आपको कैसे पता कि हमारे सामने ये परेशानी है? हमारे जो असल में स्लोप है वो सबके सब काफी तेज रहते जा रहे हैं, लेकिन हमारी इस परेशानी के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। लियोन कहता है, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं अपने असल सिटी के ऊपर अच्छी तरह नजर रखता हूँ कि उन्हें किस किस तरीके से मदद की जरूरत है। जितना कुछ भी मुझे आपकी सिटी के बारे में पता चला उससे ही मैंने अजम्पशन लगाया कि मैं इस तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ। आपकी जो नमरान सिटी है वो इस टाइम पर एक पहाड़ की चोटी बनी हुई है, तो ये तो होना ही था। आसपास के पहाड़ धीरे धीरे कटते जाएंगे, जिससे आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम तो आनी ही थी। शेलो बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमारी इस प्रॉब्लम के बारे में इतना सब कुछ सोचा। ये हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका तुम्हारे पास में एक काफी अच्छा सोल्यूशन है। जब मेरे फादर इस बारे में जानेंगे तो उन्हें काफी खुशी मिलेगी। उन्होंने मुझे यहाँ पर तुम्हें शादी करने के लिए भेजा था, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें अपने साथ में लेके जा रही हूँ और तुम उनसे मिलने वाले हो, तब तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। हमारी सिटी के अंदर काफी लंबे टाइम से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है, कई जनरेशन इस चीज से जूझती आ रही है और हमने इसे सॉल्व करने के लिए अपने कब से पैसे खर्च कर दिए हैं। लेकिन हमें लगता है तुम्हारे तरीके को यूज करने पर हमारी जो भी खर्चा अब तक होता है वो अब जल्दी ही बंद हो जाएगा। ये सुनकर लियोन के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल होती है। वो सोचा लगता है, हाँ बिल्कुल वो जल्दी बंद हो जाने वाला है, लेकिन जितना खर्चा तुम लोग बचाओगे उतना तो मैं वसूल लूंगा। ये मेरे लिए एक परफेक्ट मौका है नमरान सिटी के अंदर जाने का। पहले और से प्रॉब्लम थी मैं किस तरीके से वहाँ किंग से बात करूंगा, लेकिन अब मेरे पास में तरीका है और इसके अलावा साथ में मेरे पास में एक नया कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जिसकी मदद से मैं पैसे भी कमा सकता हूँ। मेरी ये ट्रिप काफी शानदार होने वाली है और इससे मैं कुछ भी खोऊंगा नहीं। और इसके अलावा जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि एनवारो के ऊपर नजर रखना, वो भी इससे पूरा हो जाएगा। मुझे पता चल जाएगा कि एनवारो अपने प्लानिंग के अंदर कहाँ तक पहुंच चुका है। ये सारी बातें सोचते हुए लियोन पहुंच जाता है नमरान सिटी। सामने की तरफ एक बहुत बड़ा पहाड़ है और इस पहाड़ के ऊपर बसी हुई है ये सिटी। इसके बाद में हम सिटी के अंदर का सीन देखते हैं। वैसे तो ये सिटी पहाड़ों के पीछे बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी काफी शानदार है और इसको देख के पता चल रहा है ये अमीरों की जगह है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी के पास में सारी रिसोर्सेज है जो कि उनको जीने के लिए चाहिए। यहाँ पर सबसे कमाल की बात तो ये होती है, सिटी के अंदर घुसने के साथ में लियोन की मुलाकात कैनवारो से हो जाती है। शेलो जल्दी से जाके जो तांगे की खिड़की है इसके अंदर बाहर जागते हुए कहने लगती है, देखो वहां पर देखो, वो है हमारा सबसे स्पेशल चीफ मर्चेंट कैनवारो। वो सच में एक काफी अच्छा इंसान है, उसके पास में काफी सारा पैसा है और उस सारे पैसों को इन रिफ्यूजीज की मदद के लिए यूज करता है। यहाँ पर जितने भी 400 रिफ्यूजीज आए हैं उन सभी की मदद के लिए ये अपने खुद के पैसों का यूज कर रहा है। और इसके अलावा भी जब भी नमरान सिटी के ऊपर किसी तरह खतरा आता है तो सबसे पहले ये आगे जाता है और उस खतरे को पूरी तरह सॉल्व कर देता है। हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। नमरान सिटी के लिए ये एक नगीने की तरह है। जिस सुनकर लियोन इस बंदे को थोड़ा ठीक से देखता है, उसे दिखाई देता है इस बंदे के कपड़ों के ऊपर कंधे के पास में वैसे सिंबल बना हुआ है जैसा कि उस बकरी के ऊपर था। और इस सिंबल को देखने के साथ में ये चीज क्लियर हो जाती है, ये बंदा जिस तरह का दिखता है वैसा है नहीं, इसके डबल फेस है। यहाँ पर सबके सामने तो ये अच्छा बना हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये फ्रंटियर सिटी के खिलाफ वो सारी चालें खेल रहा है। और साथ में लियोन को ये बात क्लियर हो जाती है कि उस ज़ॉम्बी अटैक के पीछे भी इसी का हाथ था। और अब जब लियोन को ये चीज पता चल चुकी है कि प्रॉब्लम क्या है, तो उसको सोल्यूशन भी उसे जल्दी मिल जाएगा। यही सोचते हुए उसके चेहरे के ऊपर एक काफी इविल स्माइल आती है। शायद से उसे समझ में आ चुका है कि किस तरीके से इस बंदे को सबक सिखाना है। इसके बाद में हम नमरान मेंशन सीन देखते हैं। यह सामने की तरफ है काउंट नमरान और शेलोरिया का फादर, ये यहाँ पर सामने की तरफ लियोन को देखने के साथ में उसे कहने लगता है, आपने काफी लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। ये हमारे लिए एक काफी अच्छी बात है। आपने हमें काफी खुश किया और साथ में काफी रेस्पेक्ट भी आप अनुभव करा रहे हैं कि आप खुद से यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आए। ये कहते वो जेवियर से बात कर रहा होता है हर राजा की तरह। इसे भी ये लग रहा है तो जेवियर है वही असल में लियोन है। वो आगे बोलता है, वैसे तो आपके चेहरे के बारे में मैंने काफी कुछ सुना है, लेकिन आपको देख के लग रहा है आप तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। आपके बारे में जितना कुछ सुनाई दिया वो सब कुछ पूरी तरह से गलत था। और इसके अलावा आपको देखकर ये बात मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ, आपके साथ में जो हमारा रिलेशन सेटअप होगा वो काफी लंबा चलने वाला है और आपकी हमारी फैमिली के साथ में काफी अच्छी बनने वाली है। मेरी बेटी आपकी फैमिली में काफी खुश रहेगी। तो फिर अब क्या लगता है शादी के हिसाब से बेस्ट डेट क्या होगी, किस तारीख को शादी करनी है? आप जो डेट बोलेंगे उस टाइम पर हम शादी कर देंगे। इसे सुनने के बाद में लियोन का मुंह पूरी तरह लटक जाता है। जेवियर भी अच्छी तरह शांत रहता है। शेलो सब कुछ बताती है। वो अपने फादर के कन्फ्यूजन दूर करते हुए उसे कहने लगती है, जिससे आप बात कर रहे हैं ये सर जेवियर है, एक ताकतवर स्वॉर्ड मास्टर
और सर लियोन जो कि इनके बगल में खड़े हुए हैं वो है वो जिनसे आप मेरी शादी की बात करने वाले हैं, वो टैलेंटेड इंसान जिन्होंने फ्रंटियर सिटी को इतना डेवलप किया है। नॉर्मन बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसको बंदे को देखो ये किस तरीके का है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नौकर टाइप हो। इसे देखकर कौन कह सकता है कि ये एक प्रिंस है और इसने फ्रंटियर सिटी को इतना डेवलप किया होगा। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पर जरूर से कोई ना कोई गलतफहमी हुई है, तुमने कुछ गलत समझ लिया है। शेलो बोलती है फादर यह बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे, आप इनको इस तरीके से कहकर इनकी इंसल्ट कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर है। आपको पता है ये हमारे गेस्ट है, इनको इस तरीके से इनके फेस को मजाक उड़ाना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आपको किसी को उसके फेस से नहीं बल्कि उनके काम से जज करना चाहिए। इनके काम के बारे में हम जितनी भी तारीफें सुनी है वो सब कुछ किसी भी तरीके से कम नहीं है। मैं फ्रंटियर सिटी के अंदर गई थी, वो सिटी सच में बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, उसके अंदर वो सब कुछ है जो कि एक आम आदमी को चाहिए होता है। वहाँ के रिसोर्सेज काफी शानदार है, लोग वहाँ के बहुत ज्यादा खुश है और वो इनकी काफी रेस्पेक्ट करता है, इसलिए हमें भी इनकी वैसी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। नमरन बोलता है जेरिस का मतलब हमने इनके बारे में जो कुछ सुना था वो सब कुछ एकदम सही था, इनके रूप के बारे में भी। शेलो बोलती है फिर वही आप दोबारा से सब कुछ करके इनकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये बात पता है कि यहाँ पर क्यों आए? ये यहाँ पर मुझसे शादी करने के लिए नहीं आए और ना ही शादी से रिलेटेड कोई और बात करने के लिए आए। नमरन कहता है तो फिर यहाँ पर क्यों आए? शेलो कहती है वो इसलिए क्योंकि इन्हें पता चला हमारी नमरन सिटी के ऊपर कितना बड़ा खतरा आया हुआ है, हमारे पास में जो स्लोप की दिक्कत आई है वही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इन्हें लगता है इनके पास में उसका सॉल्यूशन है। अब आप खुद ही सोचिए, एक इंसान जिससे केवल हमारी प्रॉब्लम के बारे में पता चला उसने खुद से ही वो सारा सॉल्यूशन निकाल लिया और फिर मुझे उसके बारे में बताया और फिर उसके बाद में बिना किसी चीज के लालच के मेरे साथ में यहाँ पर इतनी दूर तक आया, वो असल में कितना ज्यादा अच्छा इंसान होगा। आप इन्हें किस तरीके से इनकी शक्ल से जज कर सकते हैं? ये सुनकर नमरान को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो कहने लगता है शायद से तुम ठीक कह रही हो, मुझसे गलती हो गई है। अगर सच में यहाँ पर ये इस तरीके से हमारी मदद करना चाहते हैं और हमारी प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकते हैं तब तो ये काफी शानदार रहेगा। हमारी फैमिली के लिए इससे अच्छा दामाद बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। शेलो बोलती है फादर आपने बहुत गलत तरीके से इनकी इंसल्ट की है, इसलिए एक बार आपको जरूर से इनसे माफी मांग लेनी चाहिए। जब शेलो और उसके फादर के बीच में सारी बात चल रही होती है, शेलो लगातार लियोन की तारीफ कर रही होती है तो जीवियर लगातार लियोन की तरफ देख रहा होता है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी लड़के ने लियोन की तारीफ की हो। लियोन भी ये सब कुछ कभी एकदम शांति से सुन रहा होता है और धीरे धीरे करके उसके चेहरे के ऊपर जैसे हल्की स्माइल आने लगती है, वो रोना शुरू कर देता है। उसके लिए ये सब कुछ एकदम ही अलग फीलिंग है, कोई लड़की उसकी तारीफ कर रही है, ये उसके लिए कब ज्यादा नया होता है। और ये देखकर जीवियर के चेहरे के ऊपर भी एकदम से हंसी आने लगती है, वो थोड़ा सा हंसना शुरू करता है और फिर इससे पहले कि उसकी हंसी रुक पाती वो अपनी हंसी के ऊपर कंट्रोल करता अगला जोक आ जाता है। नमरान कहता है वैसे क्या तुम्हें सच में लगता है कि किस तरीके से हमारी मदद कर सकता है, इस लोग को ठीक करने में ये कुछ कर पाएंगे? शेलो बोलती है हाँ बिल्कुल, मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है। ये सुनकर जीवियर की हंसी और ज्यादा बढ़ जाती है। नमरान बोलता है और तब क्या होगा जब इस स्लोप को पूरी तरह क्रिएट कर देंगे और उसके बाद में वो ठीक तरह से वर्क नहीं करेगा। शेलो बोलती है इसकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेती हूँ, अगर ये काम को ठीक तरह से नहीं कर पाता है तो उसके बाद में ये पैसे को वापस लौटा देंगे, जो भी हमें कंस्ट्रक्शन के पैसे देंगे ये वो वापस से लौटाएंगे। आप बस इन्हें यहाँ पर काम शुरू करने की परमिशन दीजिए और साथ में वो सारे सप्लाईज और वर्कर्स ला के दीजिए, जिसके बाद में ये सारा काम शुरू कर सके। ये खुद से उस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करेंगे और अच्छी तरीके से इन्हें कंप्लीट करेंगे। ये कितने शेलो जैसे लियोन की तारीफ कर रही होती है, जीवियर की हंसी भी लगातार बढ़ती जाती है। वो बिल्कुल अपनी हंसी को काबू नहीं कर पाता, जैसे उसके पेट के अंदर दर्द होने लग जाता है और अब लियोन का भी जीवियर की हंसी के ऊपर काफी ध्यान जाने लगा है। इस टाइम पर नमरान लियोन को देखता है और उसे कहने लगता है तो फिर आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हम इस प्रोजेक्ट को कब से शुरू करें? मेरी बेटी को आपके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, इसलिए मैं भी आपके ऊपर भरोसा करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है आप इस प्रोजेक्ट को कभी सीरियसली कंप्लीट करेंगे। ये कितने नमरान जैसे पीछे तो देखता है, उसे दिखाई देता है लियोन ने जीवियर को उसी गर्दन से पकड़ रखा है। इस टाइम पर लियोन इतना तो गुस्सा हो चुका है कि वो जीवियर को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जीवियर को मारना उसके बस की नहीं है। वो बड़ी आसानी से अपने हाथों के अंदर केवल एक उंगली के दमाना पर इकट्ठा करके लियोन के अटैक को रोक के रखे है और इसके बावजूद भी उसकी हंसी रुक नहीं रही है, वो लगातार हंसता जा रहा है। ये देखकर नमरान बोलने लगता है इससे कुछ क्या हो रहा है, आप इस तरीके से अपने बॉडीगार्ड को अटैक करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये सब कुछ जो मैं देख रहा हूँ इसका क्या मतलब है? वैसे यहाँ पर इस सीन का कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं होता तो ऐसे ही सब कुछ अलग हो जाता है। हम डायरेक्टली रात को सीन देखते हैं। लियोन और जीवियर नमरान सिटी के शाही गेस्ट है, इन्हें यहाँ पर काफी रेस्पेक्ट मिलती है, पूरा रूम दे दिया जाता है। लियोन पर जीवियर से बात करते हुए उससे कहने लगता है क्या तुमने वहाँ पर देखा था कि इन वारों के कंधों के ऊपर जो सिंबल बना हुआ था वो बिल्कुल वैसा ही था? जीवियर कहता है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने उसके ऊपर नोटिस किया था, वो बिल्कुल वैसा था जैसे कि उस बकरी के चेहरे पर था। लियोन बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें इस बंदे कैनवारों के ऊपर अच्छी तरह नजर रखनी होगी और इसके बारे में कोई सबूत इकट्ठा करना होगा। अगर हमें कोई भी एक ऐसा सबूत मिल जाता है जिसके बाद में हम ये प्रूव कर सके कि हमारी सिटी के ऊपर जो ज़ॉम्बी अटैक हुआ था उसके पीछे इसका हाथ था, तब तो हम सब कुछ ठीक कर देंगे, इसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा और जो प्रॉब्लम हमारे ऊपर आने वाली है उसका भी हम बदला ले लेंगे और उन प्रॉब्लम्स को आने से रोक देंगे। मैं किसी भी तरीके से इस बंदे को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता हूँ, इसे बताना चाहता हूँ फ्रंटियर सिटी के साथ में किसी तरह पंगा लेने पर किस तरह का इल्जाम मिलता है। जीवियर कहता है हाँ मास्टर लियोन, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही होगा, इसको सजा तो जरूर मिलेगी। लियोन कहता है अब ये होगी सारी बकवास बातें, अब सीधे मेन पॉइंट पे आता है। तुम मुझे ये बताओ उस टाइम पर तुम तो हंस क्यों रहे थे? जीवियर कहता है मैं क्या करूं, उस टाइम पर वो लड़की आपकी स्त्री से तारीफ कर रही थी, उसे सुन सुनकर ही मुझे हंसी जाने लगी। मैंने काफी ज्यादा खुद की हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन बिल्कुल भी उसे काबू नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी लड़की ने जानबूझ के आपकी तारीफ की हो। जीवियर के तकने के साथ में कुछ सेकंड की शांति होती है तो लियोन एकदम से काफी ज्यादा गुस्सा होकर जीवियर पर अटैक कर देता है।
लेकिन जेवर कुछ होता नहीं है, वो बड़ी चाइनी थी, एक कैसे अटैक को डॉच करता है। इनफैक्ट वो तो हाथों का भी यूज नहीं करता, केवल खुद की बॉडी को यूज करके वो आराम से अटैक को डॉच कर लेता है। लियोन के लिए अभी भी जेवर के ऊपर किसी तरह से अटैक कर पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसके बाद में अगले दिन सुबह जाती है, लियोन आके मार्केट में घूम रहा है, जहाँ पर एक बंदा ताली बजाते हुए कहने लगता है, आओ आओ यहाँ पर आके कोई भी चीज ले जाओ, वो भी केवल 200 कॉइंस के अंदर। ये सुनकर लियोन जैसे ही उस बंदे की दुकान की तरफ देखता है, वो काफी चौंक जाता है। इसकी दुकान के अंदर कब से टी शर्ट्स होती है, लेकिन इन सभी के ऊपर सेम वैसा सिंबल बना हुआ है जैसे कि उस बकरी के ऊपर था। ये सिंबल जो कि ब्लैक मैजिक के लिए यूज होता है, ये यहाँ के एक फैशन का पार्ट है। इसी समय जेवर भी यहाँ पर पहुंच जाता है। वो यहाँ पर किस चीज के ऊपर नजर रखने के लिए गया हुआ था। वो लियोन के पास में आकर उससे कहने लगता है, मैं आ गया। लियोन कहता है, क्या तुम्हें कुछ मिला? जीवर कहता है, मैंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, उसके बाद मुझे केवल इतना ही पता चला कि उसकी यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है, वो काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, और इसके अलावा इस सिटी के जितने भी रेफ्यूजीज हैं उन सभी की काफी ज्यादा मदद भी करता है। मुझे ऐसा लगता है हमें किसी तरीके से उसके घर की तलाश लेनी पड़ेगी, लेकिन एक दिक्कत है, उसके घर के आसपास में काफी सारे गार्ड्स है, अगर किसी ने भी हमें देख लिया तो दिक्कत हो सकती है। वैसे वो गार्ड्स तो किसी तरीके से कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है उसके घर के अंदर एक मैजिक लॉक लगा हुआ है। वैसे तो मेरे लिए वो लॉक भी कोई बड़ी समस्या नहीं है, मैं चाहता था उससे भी बड़ी समस्या तोड़ सकता था, लेकिन क्योंकि उस टाइम पर मेरे पकड़े जाने का खतरा था, इसलिए मैंने ऐसा किया नहीं। अभी फिलहाल हमें यहाँ पर आए हुए केवल एक दिन ही हुआ है, और हम इस तरह कुछ हरकत कर दें तो यहाँ के लोगों को न चाहते हुए भी हमारे ऊपर शक हो जाएगा और हमारा काम यहाँ पर खराब हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा शांति से अभी बर्ताव करना चाहिए। मैंने पहले इस सिंबल के पता लगाने की कोशिश की। लोगों का कहना है ये सिंबल का नाम वेंडिंग मिस्टील है, जो कि यहाँ के फैशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। यहाँ के लोग इस तरह की चीजों को पहनना काफी पसंद करते हैं, जिस भी चीज के ऊपर ये सिंबल लगा हुआ होता है वो उसे काफी पसंद करते हैं। पूरी सिटी के अंदर एक बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए इस सिंबल को देखकर हम किसी के ऊपर शक नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद लियोन थोड़ी सोचने पड़ जाता है। वो सोचने लगता है सबको इस तरह के सिंबल बांटे जा रहे हैं, सबके पास में कोई ना कोई ऐसा कपड़ा होगा ही जिसके ऊपर ऐसा सिंबल बना हुआ हो, तो अब मैं किसके ऊपर शक करूं। ये तो हम वापस से उसी जगह पहुंच गए जैसे हमने शुरुआत की थी। मेरे पास दोबारा से कोई डायरेक्शन नहीं है कि किस तरफ मुझे जाना चाहिए। मुझे लगता है हमेशा की तरह मुझे उस चीज का यूज करना होगा जो कि हमेशा यूज करता हूँ, मेरी नोवेल की नॉलेज। लेकिन नोवेल के हिसाब से किस मैजिक को रोकने का कोई भी तरीका नहीं था। जब नरवान वॉल एक्टिवेट हुई थी तो उस टाइम पर यहाँ पर आसपास में एक मैजिक बैरियर बन गया था जिसे किसी भी तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता था, और नोवेल के अंदर भी कोई भी तरीका नहीं लिखा था कि किस तरीके से उसे तोड़ सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास में काफी कम टाइम है। इस नरवान वॉल के एक्टिवेट होने से पहले मुझे सारा काम करना होगा, ये सब कुछ रोकना पड़ेगा। ये वॉल किसी भी हालत में एक्टिवेट नहीं होनी चाहिए। मेरे पास फिलहाल केवल एक आइडिया आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ सेलुजा को जल्दी से जल्दी इस सिटी से बाहर निकाल दो। कम से कम अगर सिटी के अंदर नरवान वॉल एक्टिवेट भी होती है तो भी उसकी जान तो बची जाएगी। मैं अभी फिलहाल इस काबिल नहीं हुआ कि अपनी आंखों के सामने किसी ऐसे बंदे को मरता हुआ देखूं जिसे मैं जानता हूँ। वैसे तो मेरी जानकारी के हिसाब से इस जगह पर एक बहुत ताकतवर बंदा होना चाहिए जिसकी पावर बहुत ज्यादा होगी, वो एक सोल मास्टर ज्यादा ताकतवर होगा। नोवेल के अंदर एक दो बार इस तरह के बंदे को मेंशन किया गया था, लेकिन ये सब कुछ कितना सही है वो सब कुछ मुझे नहीं पता। नोवेल के अंदर इसे मेंशन तो किया है, लेकिन यहाँ पर उसका एग्जिस्टेंस किस जगह पर है मुझे ये नहीं जानता हूँ, इसलिए इस तरह के बंदे को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। मैं यहाँ पर एक दूसरे काम ये कर सकता हूँ कि जेवर को इतना ताकतवर बना दूं कि ये उस लेवल तक पहुंच जाए। अगर कभी मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाता हूँ तो उस टाइम पर कारवान जो कुछ प्लान कर रहा होगा हम उससे भी रोक पाएंगे, लेकिन ये करना अपने आप में काफी ज्यादा मुश्किल है। जेवियर पहले ही अपने कल्टिवेशन की काफी ऊंचे लेवल पर है, अब इससे आगे उसका कल्टिवेशन करना उसके लेवल अप करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लियोन सोचकर थोड़ा परेशान हो रहा होता है, तभी जेवियर बोलता है तुम इस तरीके से परेशान की जरूरत नहीं है, एक बात हम पक्के तौर पर जानते हैं इस सब के पीछे केनवारो का हाथ है। और इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा हिंट है वो ये है कि उसके घर के पास में एक बड़ा सा ताला लगा है। घर के ऊपर ताला लगाना यानी इसका मतलब उसके घर के अंदर जरूर से कुछ ना कुछ खास है, और अगर वो खास चीज कुछ पैसे वगैरह होती तो वो नॉर्मल ताला लगा था, लेकिन उसने मैजिकल लॉक लगाया है जिसका मतलब वो चीज बहुत ज्यादा खास है। इसलिए अभी फिलहाल तो मैं यही कहूंगा हमें कैनवारो के ऊपर नजर रखनी चाहिए और किस तरीके से उसे तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। लियोन कहता है लेकिन ये होगा कैसे, तुम पहले भी कोशिश देख चुके हो और तुम्हें डर था कि तुम पकड़े जाओगे। अगर तुमने किसी तरीके से उस तारीख को ढूंढने की कोशिश की तब तो तुम्हारे पर काफी दिक्कत आ सकती है। जेवियर कहता है बस आपको मुझे भरोसा रखना है, उससे क्या करना है वो मैं संभाल लूंगा, मेरे पास अभी भी एक तरीका है। इसके बाद में हम अगली तरह देखते हैं लियोन पूरी स्ट्रक्चर को रेडी कर रहा है कि किस तरीके से इस स्लोप को रोकना है, क्योंकि यहाँ पर लियोन का मेन काम तो यही है उसे किसी तरीके से पहाड़ों को ठीक करना होगा। तो इसके लिए उसके पास थोड़ी बहुत प्लानिंग भी है। ये प्लस शेप के कुछ स्ट्रक्चर है जिनके नीचे बोल्ट का शेप रहेगा जो कि जमीन के अंदर एकदम गहराई तक जाएंगे, जिसकी मदद से स्लोप को ऊंचा ढहने से रोका जाएगा। लियोन ने ये प्लानिंग तो कर लिया है, लेकिन सामने एक छोटी दिक्कत है, ये ऊपर की चीज तो बन जाएगी लेकिन नीचे की साइड में जो ये बोल्ट का शेप बनाना है इसको बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए हायर टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो कि यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब साफ है लियोन को किसी से मदद चाहिए तो तुरंत ही एक कबूतर की ओर मैसेज लाकर और उसके ऊपर अपनी पूरी प्लानिंग को लिखकर इसे जोर से कोर की तरफ भेज देता है, क्योंकि ये काम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो केवल कोर्गी है जो कि लियोन किस तरह से मदद कर सकता है। और अब इसके बाद में लियोन इस चीज के इंतजार में है कि कहीं से कोई रिप्लाई है। कोर्गी उसे बताएगा कि क्या सोल्यूशन है, तो जब तक रिप्लाई नहीं आ जाता तो वो आराम से सिटी के अंदर घूम रहा होता है। तभी उसके बगल में से कुछ बंदे गुजरते हैं, इनमें से बोलने लगता है क्या तुमने उस लड़की को देखा, वो लड़की कितनी ज्यादा सुंदर है। दूसरा बंदा बोलता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, मेरा मतलब ब्यूटीफुल है, वो दिखने में इतनी तो स्ट्रॉन्ग लगती है कि देखने से लगता है जैसे कोई आदमी हो, लेकिन जब उसकी शक्ल को देखते हैं तो सच में लगने लगता है कि सच में वो बहुत सुंदर लड़की है।
पहले वो तो बोलता है तुम उसे लड़की कह रहे हो, वो तो दिखने में एक गॉडेस की तरह है, वो इतनी सुंदर है जिसे देखकर कोई भी इसकी तरफ मोहित हो जाए। मेरा तो मन कर रहा है मैं दोबारा से एक बार उससे मिल के आऊं और उसे लगातार देखता ही रहूं। ये बात करते ही दोनों बंदे जा रहे होता है। लियोन भी इनकी बातों को सुन रहा होता है। तो सोचा लगता है ये लोग सड़क के बीच में ये किस तरह की बातें कर रहा है, इस तरीके से एक लड़की की इस तरह तारीफें करना मुझे तो काफी ज्यादा अटपटा सा लगता है। फिर थोड़ा और आगे चलने पर लियोन सोचने लगता है कि सच में यहाँ पर कोई इतनी सुंदर लड़की हो सकती है जिसकी लोग इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हो। नोवेल के हिसाब से कैन वारो भी एक ऐसी लड़की को जानता था जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थी। कैसा हो सकता है ये वही लड़की है जिसकी नोवेल के साथ जिक्र किया गया था, जो कैन वारो के साथ में थी। शायद से मुझे जाकर एक बार से मिल लेना चाहिए, शायद से कुछ कड़ियां आपस में मिल सकती है। ये उसका लियोन उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उस लड़की के होने की बात की गई थी। वहाँ पर सामने की तरफ काफी सारे लोग होते हैं। लियोन ने देखते समझ जाता है कि सारे हफ्सी है यहाँ पर उस लड़की को देखने के लिए आए। लियोन जैसे ही इस भीड़ की बात से पूछता है उस सबके साथ सामने जो लड़की होती है उसकी काफी तारीफें कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है देखो वो कितनी सुंदर है। दूसरा बंदा बोलता है हाँ सच में तुम काफी ठीक कह रहे हो, उसका रंग रूप बाल ये सब कुछ काफी शानदार है। इसी समय लियोन की नजर भी उस लड़की के ऊपर पड़ती है। थोड़ा ठीक से देखने पता चलता है हाँ सच में वहाँ पर एक लड़की है। और फिर इसके बाद जब लियोन थोड़ा ठीक से जूम करता है तो पता चलता है ये लड़की नहीं असल में लड़का है। आसपास में खड़े हुए सारे लोग जिस लड़की को देखकर आए बढ़ रहे हैं वो असल में जेवियर है। जेवियर को देखकर लियोन सोचने लगता है ये तो सच में लड़की की फॉर्म में भी कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, किसी भी नॉर्मल लड़की से ये कई ज्यादा सुंदर है। वैसे जेवियर यहाँ पर कैन वारो को काम कर रहा है, रेफ्यूजीज की मदद करने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से वो पता लगाना चाहता है कि कैन वारो असल में चाहता क्या है। जेवियर को लगता है कि अगर वो इस तरीके से कैन वारो के पास में अपना रूप बदल के रहेगा तो उसे कुछ न कुछ चीज मिल सकती है, जो कि देखा जाए तो काफी अच्छा तरीका है। और वो एक लड़की है तो जरूर से उसे कुछ न कुछ खतरनाक मिल जाएगा। इसी समय जेवियर की नजर भी लियोन की ओर पड़ जाती है। लियोन बहुत ही अजीब ढंग से उसकी तरफ देख रहा होता है। इसके बाद में ये दोनों आपस में बातें करना शुरू करता है इशारों में। लियोन आगे की तरफ उंगली करके उसे बताता है कि मेरे को तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, तुम्हारा प्लान काफी शानदार है, इसी के अंदर ऐसे लगे रहो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। जेवियर भी इशारों में बोलने लगता है हाँ बिल्कुल मैं इस प्लान को अच्छी तरह कंटिन्यू करने वाला हूँ। अब देखना हमारे पास में काफी सारे ऐसे क्लूज होंगे जिनकी मदद से हम उस बंदे कैन वारो की गर्दन को अच्छी तरह पकड़ पाए। लियोन कहता है तो फिर ठीक है, मेरी नजर तुम्हारे ऊपर है, सारा काम ठीक तरह से करना। ये कहने के बाद में लियोन वहां चला जाता है और जेवियर को अब काफी अजीब सा लग रहा होता है क्योंकि उसने भी इस तरीके से रूप को बदल लिया है। लेकिन साथ में जेवियर को ये बात पता है कि ये काम करना काफी जरूरी है और इस तरीके से रूप बदलना कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि बॉडीगार्ड ना करते हो। बॉडीगार्ड अक्सर ही अपने काम को ठीक से करने के लिए अपने रूप को बदलते हैं, तो जेवियर के लिए ये तब अजीब नहीं है। इस टाइम जेवियर को अपनी पीछे की साइड से एक बंदे की आवाज आती है जो कि धीरे से किसी से कहता है क्या काम हो गया। पास ही में एक दूसरा बंदा जो कि सब्जी बेच रहा होता है वो कहने लगता है हाँ बिल्कुल काम लगभग कंप्लीट होने वाला है, आज रात तक सब हो जाएगा। ये दोनों बंदे यहाँ पर बहुत ही अजीब ढंग से बात करते हैं, बिल्कुल एक दूसरे दिखते नहीं है, ऐसे बात करते हैं कि कोई भी नोटिस ना कर पाए। लेकिन जेवियर ने इन्हें सुन लिया है और क्लियरली उसे इसमें पे शक भी हो चुका है। और अब जब जेवियर यहाँ का सारा काम संभाल रहा है तो यहाँ से अब लियोन को देखते हैं जो कि इस टाइम पर पहाड़ के स्लोप के पास में है, जो कि अपने इस काम को कंप्लीट कर रहा है। अभी फिलहाल यहाँ पर वो अकेला है क्योंकि उसे पता है उसकी प्लानिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो बेकार में वर्कर्स को यहाँ पर लेके आने का कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर लियोन असल में इस पहाड़ के स्लोप को चेक करना चाहता है कि कितनी तेजी से रहता जा रहा है और क्या इसके अंदर किसी तरह की मजबूती है जिसकी मदद से हम यहाँ पर उस बोल्ट को लगा सके, और उस बोल्ट को कितनी गहराई में लगाना है ये तभी पता चलेगा जब यहाँ पर एक बार खुदाई करके देखा जाए। जिससे लियोन अपनी खुदाई करने के एक परफेक्ट जगह पहुंचता है, वो अपनी सर्विंग स्किल एक्टिवेट करता है। उसमें चलता है कि वो एग्जैक्ट जिस जगह पर खड़ा हुआ है उस जगह पर नीचे की साइड में एक स्कल है, यानी कि किसी को मार के ऊपर दफनाया गया है। लियोन समझ जाता है हो सकता है कभी किस टाइम पर कोई बंदा यहाँ पर हो और उस टाइम पर ये पहाड़ थोड़ा बहुत ढह गया और बंदा यहीं पे दब गया, तो ये इतना भी अजीब नहीं है। तभी लियोन की नजर एक और तरफ पड़ती है, उस साइड में देखता है पास ही में एक और बंदा है जो कि जमीन में धंसा हुआ है। और अब इसी के साथ में चीजें थोड़ा अजीब होना शुरू होती है। लियोन जल्दी से 2-3 जगह और दिखता है, उसे दिखाई देता है थोड़ी और दूरी पर एक और स्कल है, यानी इस तरीके से अब तक 3 स्कल मिल चुके हैं। एक छोटे से एरिया के अंदर 3 बॉडीज को मिलना ये काफी ज्यादा अजीब सा है। लियोन अब इसी को पक्का करने के लिए उस जगह पर तेजी से खुदाई करना शुरू कर देता है। वो उस जगह से स्कल को निकालना चाहता है। यहाँ पर जितने भी स्कल है ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है जो कि इन लोगों ने बनाई है। यहाँ पर ये एक बड़ा सा हॉल है जिसके पीछे की साइड में वही सेम सिंबल बना हुआ है जो कि उस बकरी के मुंह पर था जो कि लियोन को मिली थी। जहाँ पर एक बंदा इनको लीड कर रहा होता है जो कि इन सभी से कहने लगता है हमारा काम एकदम कंप्लीट होने वाला है, रिवॉल्यूशन की हम एकदम ऊपर तक पहुंच चुके हैं, हमारी सारी प्लानिंग एकदम कंप्लीट होने पर है, जो भी हमने डेट डिसाइड की थी हम सब कुछ उसी डेट पर शुरू करेंगे। इसी के साथ हम वापस से लियोन को देखते हैं जो कि उस जगह पर खुदाई कर चुका है। जब नीचे की साइड में सच में एक स्कल है, लेकिन ये शायद ह्यूमन स्कल से थोड़ा अलग है, मतलब नॉर्मल ह्यूमन स्कल से थोड़ा बढ़कर है। इसके अंदर से कुछ माना एनर्जी भी निकल रही होती है और एक ही सेकंड में लियोन सोच जाता है असल में ये जो स्कल है इन सभी के अंदर ब्लैक माना है। इन्हीं स्कल की मदद से पूरी सिटी के अंदर ब्लैक मैजिक को फैलाया जाने वाला है और यही मेन रूट कॉज है। और अब लियोन के हाथ में सेम यही चीज लग चुकी है, उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल होती है। इस टाइम पर दूसरा बंदा जो कि उस टाइम पर उस हॉल के अंदर है वो अपने साथी से बोलने लगता है अब जल्दी यहाँ की तबाही शुरू होगी, डार्क नाइट तुम्हारे आने का टाइम हो चुका है। इसी समय लियोन जो कि उस पहाड़ के ऊपर है वो कहने लगता है अब तुम लोगों के सारे प्लान को मैं पूरी तरह बर्बाद कर देने वाला हूँ। जिस भी मेहमान को तुम इस जगह बुलाने वाले थे उसके मुंह पर मैं दरवाजा बंद करूंगा और वो कभी भी यह दोबारा नहीं आ पाएगा। इसके बाद में लियोन अपने ऑब्जर्विंग की पावर को एक्टिवेट करता है। वो इस स्कल के अंदर से जितनी माना पावर होती है उस सारी को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है। वैसे तो ये ब्लैक माना एनर्जी है
लेकिन लियोन के पास प्योरिफिकेशन पावर है, तो आसानी से उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद में पूरी तरह प्योर हो जाती है और लियोन की एनर्जी में मर हो जाती है। और अब इसी के बाद में ये स्कल एक नॉर्मल स्कल बन चुका है। लियोन से उठाने लगता है तभी उसकी नजर एक क्रिस्टल के ऊपर पड़ती है, जो कि उस स्कल को उठाने के साथ में वह नीचे की तरफ गिरा है। लियोन तुरंत ही उस क्रिस्टल को उठा लेता है और फिर कहने लगता है मुझे ऐसा लग रहा है ये जो स्कल है ये तो पूरी तरह बेकार है। मेन चीज इस पत्थर के अंदर है, जो सारी एनर्जी इस स्कल के अंदर से निकल रही थी वो असल में इस पत्थर की थी, जो कि मानव फॉर्म के अंदर बाहर निकल रही है। ये एक स्पेशल जेमस्टोन है जिसके बारे में मुझे पता लगाना चाहिए। ये सोचकर वो अपने सर्विंग स्किल एक्टिवेट करता है, जिसके साथ में पता चल जाता है ये बहुत ज्यादा कीमती स्टोन है। और इसके बाद में उस पत्थर के बारे में और भी काफी डिटेल शो होती है, लेकिन लियोन के नजर केवल एक चीजें पड़ती है जिसको उससे मतलब है। यहाँ पर एक साइड में छोटा सा लिखा हुआ है इस चीज की वैल्यू 50 करोड़ से ज्यादा है। इस अमाउंट को देखने के साथ में लियोन काफी चौंक जाता है। वो सोचने लगता है ये अमाउंट तो बहुत ज्यादा है, 50 करोड़। ये अमाउंट इतना बड़ा है जितना हम बिरेन को देखते हैं एक साल का। और इसी के साथ में बिरेन की सैलरी भी रिवील हो जाती है। बंदे को साल के 50 करोड़ मिलते हैं, तब जाकर वो इतना काम करता है। वैसे देखा जाए तो जितना काम करता है उस हिसाब से लगता भी है उसके लिए वर्थ इट है। वो एक सिटी के अंदर मेन कैरेक्टर है और इसने लियोन का सारा काम संभाल रखा है, तो उसको इतने तो मिलने चाहिए। फिलहाल बिरेन की सैलरी को छोड़कर यहाँ पर फोकस करता है। लियोन जल्दी से इधर देखने लगता है और सोचने लगता है जब एक के अंदर से मुझे ये सब पत्थर मिल गया तो बाकियों के अंदर से भी मुझे ऐसा कुछ मिल सकता है। मुझे जल्दी से सब कुछ चेक करना चाहिए। इसका लियोन दूसरी जगह पर खुदाई करता है और यहाँ से भी उसको सेम पत्थर मिल जाता है। तीसरी जगह खुदाई करता है, यहाँ पर भी सेम पत्थर है और इसे देखकर लियोन के चेहरे के ऊपर एक अलग ही स्माइल होती है। अब उसे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर नमरान वॉल है कि नहीं, उसे कोई मतलब नहीं। वो केवल उन पत्थरों को बाहर निकालता जा रहा है। उसके ऊपर इन पत्थरों का नशा पूरी तरह चढ़ चुका है और उसे हर हाल में जितने हो सके उतने पत्थर यहाँ पे इकट्ठा करना है। वो तेजी से खुदाई करता जाता है और जितने हो सके उतने पत्थरों को यहाँ से इकट्ठा करता जाता है। तभी वहाँ पर सिस्टम शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है शायद से तुम पैसों में पूरे अंधे हो चुके हो। ये पत्थर कम ज्यादा कीमती है, लेकिन फिर भी तुम्हें नमरान वॉल को तोड़ने पे ध्यान देना चाहिए। लियोन कहता है मैं दोनों का मिक्सअप कर रहा हूँ और वैसे भी अगर मुझे इससे फायदा भी हो रहा है तो दोनों फायदा भी कराऊंगा। अब बाहर में जाए वो नमरान वॉल, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो यहाँ से ये सारे पत्थर इकट्ठा करके आराम से निकल जाने वाला हूँ। ये कहते लियोन उन स्कल्स की सारी एनर्जी को भी अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर रहा होता है। ऐसे धीरे धीरे शाम हो जाती है। उसने इस जगह पे जितने भी एक स्कल्स है उन सभी को बाहर निकाल लिया है। बंदे ने सुबह से शाम यहाँ पे गधा मजदूरी की है, एकदम तेजी से यहाँ पर खुदाई करता गया है और अब उसके पास में पूरा बैग भर के काफी सारे क्रिस्टल्स है और इसकी कीमत कई अरबों में होगी। और इसके अलावा क्योंकि लियोन ने काफी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब भी किया है तो इसकी वजह से उसका लेवल अप भी हो चुका है। वो अरसान कोर लेवल 3 पर है। लियोन ने यहाँ पर अपने लालच में अपनी लिमिट ज्यादा पत्थरों को एक बैग के अंदर भर लिया है। इसमें टोटल 30 पत्थर है, यानी कि बेरन के 30 साल की सैलरी लियोन को एक बार में मिल गई। लियोन ने इन पत्थरों को इस बैग के अंदर भर तो लिया, लेकिन अब वो इससे उठ नहीं रहे। वो किस तरीके से अपने लालच के साथ में दूसरी पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। वो एक ही पत्थर हो यहाँ पे छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। इस बैग को ऐसे ले जाते हुए सोचने लगता है उस बेरन को हम जितनी सैलरी देते हैं उसके अंदर वो बहुत काम करता है, लेकिन फिर भी हर बार उसके 50 करोड़ रुपए सैलरी देना कम से कम मुश्किल पड़ता है। लेकिन अब हमारे सामने इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। उसे 30 साल तक हम बढ़िया से मजदूरी कराएंगे। हर साल काम करवाने की बात में उसके मुंह पर पत्थर फेंक के मारूंगा, जिसकी बातें एक ही सैलरी पूरी बार में एक बार में चुक जाएगी। इसी टाइम पर हम बेरन को देखते हैं जो कि इस टाइम पर भी शिद्दत से अपना काम कर रहा है, पूरी ईमानदारी से कुछ डॉक्यूमेंट्स के साइन वगैरह कर रहा होता है। इस समय उसे लियोन से याद कर रहा है, उसका एहसास हो जाता है जो कि बेरन के साथ हमेशा होता है। लियोन जब कभी बेरन को याद करने की कोशिश करता है उसे इसी तरीके से कुछ ना कुछ खांसी वगैरह शुरू हो जाती है। आसपास से बंदे जल्दी से बेरन को संभालने लगता है। हम वापस से लियोन को देखते हैं जिसने उस बैग को अपने कंधे पे टाक लिया है और अब वो उसको उठाने के लिए पूरे से काबिल हो चुका है। इस बैग को अपने कंधे पे टाके हुए आगे चलते हुए सोचने लगता है आज का दिन तो कब जो शानदार था। मेरे पास में काफी सारे पैसे हैं, इस बैग के अंदर कई अरबों रुपए हैं और हर रोज अगर मुझे ऐसे काफी सारे क्रिस्टल मिलते रहे तब तो बहुत सारा पैसा मेरे पास में हो जाएगा। आज का दिन मेरा काफी अच्छा गया और ऐसा ही हर रोज मेरा दिन जाना चाहिए। वैसे अभी लियोन के पास में इतना पैसा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको चंडीपन जा नहीं रहा। आगे बढ़ते हुए सोचने लगता है मेरा मन ऐसा कर रहा है बेरन से मैं केवल 20 साल ही काम कर रहा हूँ, उसके बाद में उसे रिटायर कर दूं। उसके बाद में इन्हीं 20 सालों के अंदर मैं उससे इतना काम कर लूंगा जितना मैं उसे 30 साल में करवाता और फिर मुझे केवल 20 साल की सैलरी देनी पड़ेगी। बेरन तुम बस देखते जाओ, अब मैं तुमसे पूरी लगातार काम करवाने वाला हूँ। अब मैं तुम्हें 20 साल के अंदर ही पूरी तरह निचोड़ लूंगा। लेकिन के बाद में लियोन जोर से हंसने लगता है। जैसे जाते हुए अब तक लियोन का इस ध्यान जाता ही नहीं है कि यहाँ पर जो स्कल थे वो तो सारे असली थे। उसने मेन जांच पड़ताल इस चीज में शुरू की थी कि उसे यहाँ पर स्कल मिले। पैसे के नशे में अब तक वो इस चीज के बारे में भूल जाता है। तभी एकदम से उसे याद आता है कि उसे स्कल के बारे में देखना है। वो जल्दी से उसके पास में आता है और फिर उसी से पूछने लगता है तुम्हारे साथ में कब तक बुरा हो गया, तुम्हें किस तरह से यूज किया गया है। तुम्हें देखकर ये बात मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ तुम एक ओरिजिनल स्कल हो, यानी एक जिंदा इंसान जो कभी जिंदा थे और अब मर चुके हो। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ में क्या होगा। जिस किसी ने भी तुम्हें यहाँ पर दफनाया है उसे तुम्हें जिंदा दफनाया या फिर मारकर, या फिर तुम्हें मारा गया है, या फिर तुम कोई एक्सीडेंट हो। मुझे तुम्हारे लिए कब से बुरा लग रहा है कि जिस काम के लिए तुम्हें मारा गया अब वो काम कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं उसे कभी भी होने नहीं दूंगा। यानी तुम्हारी मौत बेकार हो चुकी है। ये मेरी गलती है, लेकिन मेरी गलती भी नहीं है क्योंकि मुझे बाकी लोगों को बचाना है। अभी फिलहाल मैं तुम्हारे लिए केवल एक काम कर सकता हूँ, तुम्हें थैंक यू बोल सकता हूँ और इसके अलावा तुम्हें एक ऐसी जगह रख सकता हूँ जहाँ तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से धूप आए और तुम अपनी बची हुई जो भी चीज है, तुम्हारी बॉडी की जो आखिरी निशानी है, ये अच्छी तरीके से रेस्ट इन पीस हो पाए।
तुम्हारी वजह से मुझे बेरन की 1 साल की सैलरी मिली है, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ये कहने के बाद में लियोन उस जगह पर जितने भी स्कल होता है उन सभी को उठा लेता है। उसके पास टोटल 30 स्कल है और फिर इन सभी को लेकर वहां से आगे बढ़ने लगता है। और इसी के साथ में एक अजीब दिखाई देती है, उस बैग के अंदर जितने भी स्कल्स है उनके जैसे पसीने आ रहे होते हैं, वो थोड़ा सा घबरा रहा है और ये शायद से जिंदा है। लियोन को जो लग रहा था जादू उस पत्थर में, असल में जादू इन स्कल्स के अंदर भी है। ये सारे शायद से किसी इंसान के स्कल नहीं है, ये शायद स्कल ही है। वैसे इनकी जो कुछ मिस्ट्री है वो आगे पता चल जाएगी। इसके बाद में हम रात का सीन देखते हैं। लियोन अपने इस मेंशन के अंदर पहुंच चुका है। वैसे तो ये नंबरान मेंशन है, हाँ, उसके नंबरान मेंशन के एक रूम के अंदर लियोन और जेवियर आमने सामने बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने पूरे दिन क्या किया। जेवियर बोलने लगता है, मेरे को ड्रेस कब से तो मुश्किल से मिली थी, लड़की की उस ड्रेस का इंतजाम करना मेरे लिए अलग से टास्क था, और इसके अलावा उस ड्रेस को पहनना मेरे लिए दूसरा बड़ा टास्क। उसे पहनने के तो जैसे जान से निकल गई, लेकिन मुझे पता था ये काम करना काफी जरूरी है, क्योंकि उनके सामने अगर मैं ऐसे चला जाऊंगा तो मेरे सामने कब से जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कितना ताकतवर हूँ। लेकिन वही जब इन लोगों के सामने मैं एकदम नॉर्मली गया तो मेरे सामने वो ठीक से बात कर रहे थे, उन्हें किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं हो रही थी और इससे मुझे क्लूज मिलने में थोड़ी आसानी मिलती। लियोन कहता है, हाँ, ये बात मैं अच्छी तरह समझता हूँ, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो और इसके अलावा तुम काफी चालाक भी हो, तुम्हें पता है कि सारा काम किस तरह से करना है। मैं तुम्हें तुम्हारा काम नहीं सिखा सकता, मैं तुम्हें काम दे दिया है, अब तुम इस काम को किस तरह से करोगे ये तुम्हारी चॉइस है। जेवियर कहता है कि सच में आपको बिल्कुल अजीब सा नहीं लगा कि मैं इस तरीके से एक लड़की का फॉर्म लेकर मार्केट में घूम रहा हूँ। लियोन कहता है, नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम जो चाहे बन के घूमो, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। ये सुनकर जेवियर बहुत ही अजीब से निगाहों से लियोन को देखने लगता है, जैसे वो सोच रहा हो कितना सेल्फिश आदमी है, इसको कोई मतलब ही नहीं है, बस अपने काम की चिंता कर रहा है। इसके साथ में कुछ सेकंड के लिए शांति चलती है, तभी लियोन बात दोबारा शुरू करता है। वो कहने लगता है, वैसे जिस टाइम पर तुम उस लड़की की फॉर्म में थे काफी शानदार लग रहे थे। ये सुनकर जेवियर काफी चिढ़ जाता है, क्योंकि उसको पहले कब से लोगों ने इस तरह से तारीफ की होती है, इसलिए वो लियोन के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे बोलने लगता है, हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ और मैंने आपको बता दिया है ये सब कुछ मैंने क्यों किया है, तो इसके ऊपर मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं करो। लियोन कहता है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, वैसे तुम्हें देखकर लग रहा था कि तुमने उस तरह कपड़े पहले भी बहुत बार पहने, तुम्हें इस सबका काफी एक्सपीरियंस है। इसी के साथ जेवियर गुस्सा और बढ़ने लगता है, वो आगे बोलता है, लगता है मुझे आपको चुप करने के लिए कुछ और ही करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद लियोन फाइनली शांत हो जाता है। जेवियर आगे बोलता है, जब उस टाइम पर मैं उस स्टोन के ऊपर काम कर रहा था तो मुझे एक सही टाइम पर मौका मिला था कैनवर रेजिडेंस के अंदर घुसने का। लियोन कहता है, बहुत अच्छे, तो क्या तुम्हें कुछ मिला? जेवियर कहता है, नहीं, बदकिस्मती से इस बार भी मुझे कुछ खास नहीं मिल पाया। उस डोर को तोड़ने के बाद में जो मैजिकल डोर था वहां से अंदर में एंटर कर गया। उसके बाद वहां पे बेस्ट फ्रेंड के साइड में एक और डोर था, उसको खोलने के बाद में मैं वहां से अंदर एंटर किया। फिर और भी काफी सारे डोर्स थे। इस तरीके से कैनवारो के घर के अंदर सब जगहों पर ऐसे डोरों की बुलबुलैया है, जिनमें से हर एक को तोड़ने के अंदर अपनी मैजिकल पावर का यूज करना पड़ता है। मैं काफी अंदर तक गया, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कुछ खास मिला नहीं। लेकिन एक चीज मुझे कंफर्म हो गई, अगर इस कैनवारो ने अपने घर के अंदर इतने सारे ताले लगा रखे हैं, इतने गेट लगा रखे हैं और इतनी सारी सिक्योरिटी कर रखी है, यानी इसका मतलब उसने जरूर से कुछ ना कुछ छुपाया है अपनी खुद की सिटी के अंदर ही। वो इस तरीके से सब कुछ छुपा के रख रहा है, यानी इसका मतलब उस सिटी के साथ में कोई गद्दारी कर रहा है। जब पहली बार मैं कैनवारो को देखा था तो मुझे लगा था वो काफी अच्छा इंसान है, क्योंकि मुझे वो काफी सीरियस सा लगा था और सिंसियर भी था, और साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा था आपके मन में जो उसके लिए परसेप्शन है वो सब कुछ शायद से गलत निकल सकता है, वो अच्छा इंसान निकलेगा। इस वजह से मैं उसके बारे में और जो जांच पड़ताल कर रहा था, लेकिन अब मैं कंफर्म हो चुका हूँ उसमें गड़बड़ है। लियोन कहता है, बहुत अच्छे, अब बस तुम मुझे भरोसा रखो, उसके अंदर गड़बड़ निकलेगी, बस थोड़ा बहुत और उस पर नजर रखना, एक बार मौका मिले तो दोबारा से उसके घर में घुसने की कोशिश करना। बाकी तुम लड़के से अच्छे, लड़की की फॉर्म में ज्यादा अच्छे लगते हो, तो उसी में रहो तो बढ़िया रहेगा। इसलिए के बाद में जेवियर दोबारा चिढ़ जाता है। लियोन ने जेवियर ने पता जितने बार भी उसको चिढ़ाया है उसका पूरा बदला एक ही बार में निकाल लिया है। इसके बाद में हमें इस दूसरे मेंशन से दिखता है, ये वो मेंशन है जिसके अंदर कैनवारो रहता है और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा परेशान है। इसको पता चल चुका है लियोन ने इसकी लाइफ के अंदर कितना भूचाल मचाया है। सारा नेक्टेनियम वही धातु जो कि लियोन को वहाँ पे मिला था वो सारा चोरी हो चुका है, इसकी खबर इसको मिल चुकी है और इसी के साथ में इसके नीचे की जमीन पूरी तरह खिसक जाती है। जो मैसेंजर इस मैसेज को लेकर आया होता है उस पर चिल्लाते हुए बोलने लगता है, किसने किया ये, वो अच्छी तरह से पता लगाने की कोशिश करो कि ये सब कुछ कौन कर रहा है, किसने हमारे नेक्टेनियम को चुरा लिया, अपने प्लान के कितने करीब थे, एक सेकंड में इतना पीछे हो गए। मैसेंजर बोलता है, वो शायद से कोई बहुत ही घटिया सा इंसान था, उसे नेक्टेनियम तो चुराया ही और साथ में वो हड्डियां भी चुरा ली, लगता है वो इंसान कुछ ज्यादा ही गिरा हुआ था, नेक्टेनियम के साथ में हड्डियां तक को चुरा के ले गया। कैनवारो बोलता है, जिसका मतलब साफ है किसी न किसी को हमारे प्लानिंग के बारे में पता चल चुका है और अब ऐसा हो सकता है कि कोई हम पर अटैक करने के लिए यहाँ पर आ जाए, और उससे पहले कि कोई और हम पर अटैक करने के लिए आए हमें पूरी डिफेंस के लिए तैयार रहना होगा। अभी फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी ने ढूंढा नहीं है बल्कि एक्सीडेंटली उसे मिल गया है। इसी समय कुछ और बंदे जो कि इस प्लानिंग के अंदर कैनवारो के भी ऊपर क्या है वो चिल्लाते बोलने लगता है, तुमने तो कहा था तुम्हारा प्लान पूरी फुल प्रूफ है, इसके तो कोई गड़बड़ हो नहीं सकती है, और अब ये सब क्या हो रहा है, एक ही सेकंड के अंदर सब कुछ खराब हो गया और ये सब कुछ तब हो रहा है जब अपने प्लान के इतने करीब हो चुके हैं। दूसरा बंदा बोलता है, हमने तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, ये प्लान सक्सेसफुल होना चाहिए, इस प्लान में हम बहुत पैसे लगा चुके हैं, और या फिर तुम हमें पैसा लौटा दो या फिर किसी तरीके से इस प्लान को कंप्लीट करो, क्योंकि अगर डार्क नाइट यहाँ पर नहीं आता है तुम्हारे लिए ये जगह रहने लायक नहीं रहेगी। हम सब के सब डार्क मैजिशियन है जिन्हें ब्लैक मैजिक आता है, अगर डार्क नाइट यहाँ पर आ जाएगा तो उसके आने से हमारी पावर बढ़ेगी,
कैनवारो बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ और इसके ऊपर पूरा कुछ करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है हमारे प्लान के थोड़ी बहुत गड़बड़ आ चुकी है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक बैकअप प्लान है। हमारे पास में नमरान सिटी के अंदर बहुत सारा नेक्टीनियम है। अगर आप हमें थोड़ी सी मदद करें, मुझ पे थोड़ा और भरोसा दिखाएं, थोड़ा सपोर्ट और करें, तो हम दोबारा से उसका इंतजाम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में वही होगा जो कि अब तक होने वाला था, हम जल्दी ही डार्क नाइट को यहाँ बुला लेंगे। इसके बाद में हो जाता है अगला दिन। हम अगली सुबह एक बाल्टी को चलता हुआ देखते हैं जो कि सीधा आकर किसी के ऊपर गिरती है। ये एक लड़की है जिसकी मसल्स काफी शानदार है। वैसे ये जेवीआर है और मुझे यहाँ पर ये चीज समझ में नहीं आ रही, जेवीआर के इतने तगड़े मसल्स है। ये चीज किसी को भी नोटिस नहीं हो रही, सबको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि असल में ये लड़का है, लेकिन शक्ल देखकर सब इसको लड़की मानने में चले हुए हैं। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, जेवीआर का प्लान काम कर रहा है। यहाँ पास में एक लड़की और होती है जो कि उससे कहने लगती है, जेवियला ये तुम्हारे साथ में क्या हो गया। जेवियला यहाँ पर जेवीआर का लेडी नेम है जो कि उसने यहाँ पर सबको बताया हुआ है। ये लड़की जेवियला के ऊपर ये बाल्टी गिरने के कारण थोड़ी परेशान होती है। जेवियर बड़े आराम से इसे बोलने लगता है, वो मेरे हाथ से मेरी बाल्टी स्लिप हो गई, सारा पानी मेरे ऊपर गिर चुका है और पूरी बॉडी एकदम भीग चुकी है। वो लड़की बोलती है, तुम्हें तक घबराने की जरूरत नहीं है, यह पास में कैनवारो का घर है, वहाँ पर जाकर तुम चाहो तो चेंज कर सकती हो। वहाँ के चीफ के पास में तुम्हें कई सारे कपड़े मिल जाएंगे, उनमें से कोई भी पहन लेना। वैसे जब भी दूसरी लड़की से कुछ कह रही होती है तो उसे देख के लग रहा है कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, ये भी लड़की नहीं है शायद, या फिर मैं गलत भी हो सकता हूँ। जेवीआर और दूसरी लड़की इस टाइम पर कैनवारो के घर के ठीक बाहर होता है। बाहर के सामने जो गार्ड है वो भी सब कुछ देख लेता है और उन्हें भी ये सब फ्राई दे जाता है। और जब उन्हें पता चलता है इतनी सुंदर लड़की उनके मालिक के घर के अंदर आने वाली है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो तुमसे चीज के लिए मान जाते हैं। वो जेवीएल को घर के अंदर घुसने की परमिशन देता है और न केवल परमिशन देता है बल्कि जितने भी लॉक सिस्टम्स है वो खुद उसको हटा के देता है और उसको बताते भी है कि किस जगह पर जाना है। जेवीएल तुरंत ही अपनी परफेक्ट जगह पहुंच जाता है और यहाँ पहुंचने के बाद में अपने नॉर्मल कपड़े पहन लेता है। इसके बाद में उसको दूसरा काम शुरू होता है, वो जल्दी से अपनी मानव पावर को जो कि उसकी बॉडी के अंदर होती है उसे कंट्रोल में लेने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता यहाँ पर अगर कोई और मैजिशियन हो उसे उसकी एनर्जी के बारे में पता चले। इसके बाद में जेवीएल की तहकीकात शुरू हो जाती है। वो पहले तो खिड़की से कूद के बाहर निकलता है, वो तेजी से इधर उधर भागना शुरू कर देता है। वो इतनी खामोशी से भागता है किसी को भी उसके होने का एहसास नहीं होता। और वैसे भी वो जेवीआर है, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा तब तक कोई और उसे देख भी नहीं पाएगा। ऐसे आगे बढ़ते हुए वो दोबारा से उसी बेसमेंट वाली जगह पहुंच जाता है। सामने एक तरफ बड़ा सा डोर है और जेवीआर इस टाइम पर इस गेट के एकदम बगल में अच्छी तरह छुपा हुआ है। वो यहाँ पर इस गेट को देखते सोचने लगता है ये सेकंड बेसमेंट का गेट है, पिछली बार भी मैं यहीं तक आ पाया था। इस गेट को किस तरह से ओपन करना है इसका तरीका मुझे पूरी तरह नहीं आता है, इसलिए मुझे यहीं पर इंतजार करना पड़ेगा। जेवीआर का ये इंतजार अच्छी तरह काम करता है। कैनवर कुछ सेकंड्स के अंदर इस जगह पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के बाद में अपनी मन एनर्जी की मदद से इस गेट को खोलने लगता है। और इस लॉक को खोलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। कैनवारो को भी इस लॉक को खोलने में कुछ सेकंड्स लग जाते हैं। ये देखकर लियोन समझ जाता है ये लॉक बाकी सारे लॉक से एकदम अलग है। बाकी लॉक्स के अंदर केवल माना पावर का यूज करना था। अगर उन लॉक्स के अंदर एक स्पेशल तरह की माना एनर्जी डाली जाए तो तुरंत ही वो सारे लॉक खुल जा रहे थे, लेकिन ये लॉक थोड़ा अलग है। इसके अंदर माना कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ये एक तरीके से एक पैटर्न लॉक की तरह है जिसके अंदर माना पावर को यूज किया जा रहा है और अब ये चीज जेवीआर के लिए थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। इसके बाद में हम लियोन के साइड सीन देखते हैं जहाँ पर वो अभी भी इन पत्थरों को देख रहा है और उन्हें देख खुश हो रहा है कि उसके पास में इतना सारा पैसा है। तभी वो थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि जिस किसी ने भी उस जगह पर उन पत्थरों को लगाया था अगर उसके पास में इस तरह के और भी काफी सारे हुए तब तो दिक्कत क्रिएट हो सकती है। नमरान वॉल दोबारा से एक्टिवेट हो सकती है जिसे होने से उसे रोकना होगा। वैसे असल में लियोन का इससे कुछ कहना कि उसकी लालच को एक सही नाम देने का तरीका है। उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल आती है और वो कहने लगता है अगर उनके पास में इस तरह के और भी काफी सारे हुए तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। मैं उन्हें भी जाकर जमीन के अंदर से निकाल लूंगा और उनमें पास में रख लूंगा। ये पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। वो जमीन के अंदर उन पत्थरों को लगाते जाएंगे और वो जमीन के अंदर से पत्थरों को निकालता जाऊंगा। इसी के साथ ही लियोन दोबारा से काम पे लग जाता है और हम दोबारा से जेवीएल साइड सीन देखते हैं। कुछ टाइम पहले कैनवारो इस रूम की गेट खोलकर यहाँ पर अंदर की साइड में गया था और अब वो ऐसे बाहर भी आ चुका है। उसके जाने के बाद में जेवीएल जब अच्छी तरह पक्का कर लेता है कि यस जा चुका है तो वो इस गेट के पास में आता है और फिर अपनी खुद की मान पावर को यूज करके सही से कॉम्बिनेशन उठाने लगता है, क्योंकि उसने कैनवारो को देख लिया था कि वो किस तरीके से इस गेट को खोला था। तो जेवीएल को भी कुछ देर से कोच करने के बाद में इसमें काबिल मिल जाती है। शायद से जेवीएल के लिए कोई भी टास्क नहीं है जो कि वो नहीं कर सकता। अगर उसने एक बार किसी को कुछ काम करते हुए देख लिया तो जेवीएल भी उस चीज को कर सकता है। उस गेट के खुल जाने के बाद में जेवीएल वहां से उसके अंदर एंटर करता है। अंदर की तरफ काफी बड़ा सा गैलरी टाइप जगह है और खूब सारी जगह है। वो स्टार्टिंग में बिना कुछ देखे कुछ स्टेप्स आगे बढ़ता है और फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद में उस अंधेरे के अंदर से कुछ तेजी से उसकी तरफ भागती हुई दिखाई देती है। थोड़ा ठीक से देखने पता चलता है ये कोई अजीब सा जीव है जिसको सर नहीं है। इसके तुम जेवीएल थोड़ा और गौर से देखता है, उसे दिखाई देता है इसकी बॉडी के ऊपर कुछ अजीब सी बोटल्स लगी हुई है और ऐसे ही देखते देखते ये मॉन्स्टर जेवीएल के एकदम पास से पहुंच जाता है और उसके ऊपर जोर से अटैक भी कर देता है। जेवीएल साइड में होकर अटैक लॉन्च करता है और फिर इसके पेट पर एक जोर से मुक्का मार देता है और जेवीएल का ये मुक्का बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता, इसके अंदर माना पावर भी होती है। मुक्का पूरी जोर से इस मॉन्स्टर के पेट पे पड़ता है। अगर कोई और इसकी जगह होता तो उसका पेट फट जाता।
लेकिन इस मॉन्स्टर में ऐसा नहीं होता। इसके अंदर अभी भी इतनी पावर होती है कि दोबारा जीवर पर अटैक कर पाए, जिसकी उम्मीद जीवर को बिल्कुल भी नहीं होती। इस ट्रक को चक्कर करने के चक्कर में उसने अपने डिफेंस को एकदम कम कर दिया होता है, जिसका फायदा ये मॉन्स्टर उठाता है और जोर उस जीवर के ऊपर एक मुक्का मार देता है। सही टाइम पर जीवर का हाथ बीच में आ जाता है और उस ट्रैक को अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है और इसी के साथ में ये दोनों एक दूसरे दूर हट जाते हैं। जीवर सोचने लगता है इसके तो बहुत ज्यादा पावर है, वैसे दिखने में ये ज़ॉम्बी की तरह ही लग रहा है, वैसे ही ज़ॉम्बी जैसे कि उस वैली के अंदर था, लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा है। इसको देखने से ऐसा लग रहा है इसकी पावर को बहुत ज्यादा इम्यूटेशन किया गया है, जबरदस्ती इसके अंदर एक्स्ट्रा पावर को डाला गया है। इसी समय उसे एक थोड़ा खतरनाक से दिखाई देता है, वो भी दिखाई देता है अब यहाँ पर केवल एक मॉन्स्टर नहीं है बल्कि और भी कई सारे हैं जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। जीवर के लिए एक से पड़ना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन अभी इतने सारे इनसे फाइट करना और मुश्किल होने वाला है। लेकिन जीवर इन्हें घबराता नहीं है क्योंकि अभी उसकी फाइट एकदम से हुई थी, इसलिए उसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब जब उसको पता है उसके दुश्मन कितने सारे हैं तो ठीक तरीके से खुद टू फाइट के लिए रेडी करने लगता है, क्योंकि वो केनवारो के मेंशन के अंदर एक लड़की की फॉर्म में घुसा था। इस वजह से उसके पास उसकी स्वॉर्ड नहीं होती है, उसके पास कुछ छोटे छोटे चक्कू होते हैं और ये भी कोई नॉर्मल चक्कू है, स्पेशली नॉर्मल से भी नीचे वाला चक्कू है, वो चक्कू जो कि खाने में यूज किए जाते हैं। नॉर्मली तो इन चक्कू के अंदर बिल्कुल भी धार नहीं होती, इनसे किसी को मारा नहीं जा सकता, लेकिन जब ये चक्कू जीवर के हाथ में है तो इनके अंदर स्पेशल पावर आ जाती है। जीवर जैसे इन चक्कू को बाहर निकालता है, इनके अंदर अपनी मान पावर को डालकर इन्हें ताकत और खंजर में बदल देता है और खुद को फाइट के लिए रेडी करते हुए कहने लगता है केनवारो, ये हरकत करके तुमने ये चीज प्रूव कर दिया है कि तुम जरूर से कुत्तों को सस्पिशियस कर रहे हो। यहाँ पर तुमने इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को रखा हुआ है, ये जरूर से यहाँ पर किस चीज को गार्ड कर रहे हैं, जिसका मैं हर हाल में पता लगा के रहूंगा। तभी सारे मॉन्स्टर्स जीवर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। इसी समय जीवर की नजर सामने की तरफ एक बंदे पड़ती है जो कि इन सारे मॉन्स्टर्स के ठीक पीछे है। वो एकदम से अपने गेट को बंद करके वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। इसे देखने के साथ में जीवर समझ जाता है यहाँ पर इस फाइट के अंदर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, सीधे जाकर उस इंसान से बात करनी होगी। वो इंसान है जो कि जीवर को उसके सवाल का जवाब दे सकता है। इसी समय एक मॉन्स्टर उछल के उसके ऊपर अटैक कर देता है। जीवर फाइट के लिए पूरी तरह रेडी है, वो तेजी से इनके ऊपर अपने खंजर से अटैक करना शुरू करता है और वहां सामने की तरफ भागने लगता है। जो कोई मॉन्स्टर उसके सामने आता है जीवर उसे कई टुकड़ों में काटकर उसकी बॉडी के पीसेस कर देता है। अब जीवियर के हाथ में उसका वेपन है तो कोई भी नहीं है जो कि उसे फाइट में हरा सके। वो बड़ी सैनी से इस फाइट में जीतने के बाद में सीधे उस गेट के पास में पहुंचता है और उसके ऊपर एक जोर से लत मार देता है। वो दूसरा बंदा जो कि उस गेट के पीछे था वो एकदम उस गेट के पीछे खड़ा होता है, किस तरीके से वो उस गेट को रोकना चाहता था, लेकिन इसे पता नहीं है कि जीवर कितना ताकतवर है। जीवर की लत पड़ने के साथ में वो गेट के साथ में जोर उछल जाता है और फिर जब वो जमीन पर गिरता है उसके दोबारा से उठने की हालत नहीं होती। जीवर वहां से अंदर की तरफ एंटर करता है, उसने पीछे के साइड जितने मॉन्स्टर्स थे उनसे भी खत्म कर दिया है। अब यहाँ पर केवल जीवियर और ये दूसरा बंदा है, ये जल्दी से जीवर के सामने हाथ खड़ा करते हुए कहने लगता है तुम जो चाहो वो कर सकते हो, बस मुझे जिंदा छोड़ दो। जीवियर कहता है बस मेरा एक सवाल है, क्या तुम ये सब भागना चाहते हो? वो बंदा बोलता है हाँ। ये सुनने के साथ ही वो तुरंत ही इस बंदे के पांव के ऊपर अटैक कर देता है, उसका पांव टूट जाता है। इस बंदे के मुंह से एक बहुत चीख निकलती है। जीवर दोबारा से बोलता है क्या तुम दोबारा से यहाँ से भागना चाहते हो? अगर चाहते हो तो मैं तुम्हारी दूसरी टांग तोड़ देता हूँ। वो बंदा मना कर देता है। जीवर कहता है बहुत अच्छे, तुम काफी अच्छी तरह समझ चुके हो, अब मेरे कुछ और सवाल है उनके जवाब दो। मुझे बताओ केनवारो पर क्या रहा है, उसकी पूरी प्लानिंग क्या है? एक एक अक्षर एक एक शब्द मुझे अच्छी तरह से बताना। अगर तुमने किसी भी तरह की फेरबदल करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को तोड़ मरोड़ दूंगा। ये सुनने के साथ में वो बंदा इतना डर जाता है कि जीवर के सामने एक कबूतर की तरह बकना शुरू कर देता है। वो उसे बताता है कि तुझे काम केवल जगह रखवाली करना है, इसके अंदर किसी भी तरह की स्पेशल पावर नहीं है, ये केवल लाशों को संभालता है। यहाँ पर अलग अलग जगहों से कब से लाशों को लाया जाता है और उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जाते हैं। और इस बंदे को इस जगह पर आए हुए केवल कुछ टाइम हुआ है, इसलिए उसे पूरी प्लानिंग के बारे में नहीं पता। वो केवल कुछ टाइम पहले यहाँ पर आकर यहाँ पर जितनी भी लाशें हैं उनका ध्यान रखता है। जीवर कहता है तो फिर मुझे ये बताओ ये लाशें यहाँ पर लाई कहाँ से जाती है? ये बंदा बोलता है इसका कुछ जवाब नहीं है, ये अलग अलग जगहों से लाई जाती है। कई सारे मार्केट्स के अंदर कुछ लोग मारे जाते हैं या फिर मार दिए जाते हैं, और इसके अलावा ये कुछ रेफ्यूजीज है जो कि अलग अलग सिटी से नमरान सिटी के अंदर आए थे, उनसे पूछने वाला कोई भी नहीं है। उनके बारे में अगर किसी को पता भी चल गया कि किसी ने उन्हें जान से मार दिया है तो भी कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए उन्हीं को मारकर यहाँ पे लाया जाता है। और इसके अलावा कुछ छोटे मोटे ऐसे रेफ्यूजीज भी है जिन्हें किसी तरह की बीमारी हो गई थी और वो बिल्कुल भी अपनी बॉडी को संभालने के काबिल नहीं थे, तो उनकी बॉडी को भी यहाँ पे ले आया गया। ये सुनने के साथ में जीवर को एकदम से याद आता है वो टाइम जब वो चूलिया बना हुआ था। उस टाइम पर एक अमीर आदमी एक गरीब लड़की से बोलने लगता है तुम्हारे फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए मैं उसे अपने साथ में एक टर्मिनल के अंदर लेके गया हूँ, वहाँ पर उसका अच्छे से ध्यान रखा जाएगा और कुछ टाइम के अंदर वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इस अमीर आदमी की बातों को ये लड़की एकदम सही मान लेती है और उसको थैंक यू वगैरह बोलने लगती है, लेकिन इसको ये बात बताई नहीं है इसका शायद से फादर बिल्कुल ठीक था और इन लोगों ने उसे मारकर किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर उसका यूज कर लिया है। जिनको थैंक यू कह रही है वो असल में उसके फादर की मर्डरर है। उस टाइम पर जीवर को भी इस लड़की की तरह गलतफहमी हो जाती है, लेकिन अब उसे समझ में आ चुका है उस लड़की के फादर को मारा गया था और ये चीज सुनने के साथ में जीवर को गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी समय उसे एक चीज समझ में आती है, इस टाइम पर लियोन के पास में जितने भी जेम स्टोन्स है ये असल में स्टोन्स नहीं है, ये असल में वो एनर्जी कोर है जो कि इन इंसानों की बॉडी के अंदर से निकाले जाते हैं। हर एक इंसान की बॉडी के अंदर से जितनी माना पावर है उस सारी को बाहर निकालकर इस तरह के जेमस्टोन बनते हैं। यानी कि लियोन अब तक जिन्हें पेशकृति पत्थर समझ रहा है वो असल में किसी की लाशों के आखिरी अवशेष है जिन्हें किसी ने अपनी खुद के स्वार्थ के लिए मार दिया है। इसके तुम जेवियर इस बंदे से आगे बोलता है कि तुम्हें कभी भी इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पर इतने सारी लाशें आ कहां से रही है, इतने सारे लोग मर के सकते हैं। तुम ये चीज बिल्कुल मत कहना कि तुम्हें ये चीज कभी पता नहीं चली कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये सब गलत है
और तुमने इसके खिलाफ कोई आवाज उठाने की कोशिश क्यों नहीं की। ये सुनने के बाद में उस बंदे के पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो थोड़ा सा हल्का हुए कहने लगता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत ज्यादा जीवियर उसे घूर के देखता है और फिर बीच में रोकते हुए बोलने लगता है, तुम चुप हो जाओ, अपनी गलती के ऊपर किसी भी तरीके से पर्दा डालने की कोशिश मत करो, तुम गिल्टी हो, इस सब के अंदर तुम्हारी भी गलती है, तो सजा तुम्हें भी मिलनी चाहिए। इसके बाद में जेवियर इस बंदे की दूसरी टांग पर अटैक कर देता है। अब ये बंदा पूरी तरह पायज हो चुका है, इसकी दोनों टांगें टूट गई है। इस बंदे की मुंह से बहुत जोर से चीख निकलती है, लेकिन जेवियर इसे यहाँ पे जिंदा छोड़कर अब यहाँ से निकल जाता है। केनवारो के घर से उसे जितने भी सबूत चाहिए थे वो सारे उसे मिल चुके हैं और उसे पता है अगर इतना सब कुछ जाकर मास्टर लियोन को बता दिया गया तो भी काम हो जाएगा। इसी के साथ ही वो सीधे नमरान कैसल पहुंच जाता है, लेकिन लियोन यहाँ पर है ही नहीं, वो अलग ही निकल चुका है अपने खुदाई काम में। और ज्यादा क्रिस्टल्स को इकट्ठा करने के लिए जब जेवियर को लियोन यहाँ पर नहीं मिलता तो तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर कहने लगता है, वो यहाँ पर नहीं है, मैं उनको इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मुझे वापस से केनवारो के पास में जाकर उसे पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही टाइम के अंदर उसे पता चल जाएगा कि उसका पर्दा पूरी तरह फाश हो चुका है और फिर वो कोई चालाकी दिखाने की कोशिश करेगा। इससे पहले कि वो कोई भी चालाकी दिखाए मैं उसे पकड़ लेना चाहता हूँ। इसी के साथ ही जेवियर दोबारा से केनवारो कैसल की तरफ निकल जाता है और सोचा लगता है उस बंदे ने मुझे बताया था ये लोग जितनी भी लाशों को लेके आते हैं उनमें से मैक्सिमम टर्मिनल मार्केट से आती है, जिसका मतलब इनका वहां पर भी एक बेस होगा। एक बार केनवारो कैसल के अंदर सब कुछ ठीक करने के बाद में मैं उस दूसरे बेस पे अटैक करके वहां पर भी सब खत्म करूंगा। ये अब तक जितने भी लोग को मारते हैं वो सब के सब अब खत्म होगा, अब किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, मेरे को सब पता चल चुका है। अब इसके बाद में अब किसी एक की भी जान जाती है तो वो कर्जा मेरे ऊपर होगा। ये सोचते हुए जेवियर अब बिना किसी चीज के डर के सीधे उस कैसल के अंदर घुस जाता है। उसे किसी का डर नहीं है कि किसी को उसका इनका पता चलता है या फिर नहीं, अब जो कुछ सामने आने वाला है वो तुरंत ही उस पर अटैक कर देगा। जेवियर खिड़की को तोड़ते हुए अंदर की तरफ घुसता है और जल्दी से अंदर की तरफ देखने लगता है। यहाँ पर पूरी तरह सन्नाटा है, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। जेवियर के हाथ में उसकी बड़ी सी ओरा स्वॉर्ड होती है, जिसे लेकर वो उस पूरी कैसल के अंदर घूमना शुरू कर देता है। और यहाँ के इस सन्नाटे को देखकर जेवियर समझ जाता है यहाँ पर जरूर से कुछ तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब पिछली बार वो यहाँ पर आया था तब यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स थे और अब इस टाइम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं और शायद से उसे वापस इस कैसल के अंदर बुलाकर उसके खिलाफ कोई चाल चली जा रही है। इसके अगले सेकंड जेवियर को समझ में आता है उसके खिलाफ कोई चाल नहीं चली जा रही, बल्कि चाल चली जा रही है पूरी इस नमरान सिटी के खिलाफ। नमरान सिटी के लिए इनका जो कुछ प्लान है वो इसी टाइम पर उसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। जेवियर की तस्वीर के साथ में बिल्कुल ऐसा हो भी रहा होता है। आसमान के अंदर बहुत ज्यादा मान एनर्जी दिखाई देने लगती है और इसके अगले सेकंड जेवियर को जो कि इस टाइम पर उस कैसल के अंदर है उससे भी ये एनर्जी फील हो जाती है। वो कहने लगता है, हाँ ये शुरू हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो सारी मुझे छोड़कर जा रही है, वो सारी मेरी बॉडी से बाहर निकल रही है। इसी के साथ जेवियर सब कुछ समझने के लिए जल्दी से इस कैसल से बाहर निकलता है। उससे बाहर के साइड में ऊपर की तरफ एक बड़ा सा तूफान दिखाई देता है जिसके अंदर सारी एनर्जी इकट्ठा होकर जाती जा रही है। इसे देखकर सोचने लगता है ये सब कुछ क्या है। इसके बाद उसकी नजर उसकी स्वॉर्ड की ओर पड़ती है। उसकी स्वॉर्ड की जितनी मन एनर्जी थी वो भी तेज से बाहर निकल रही है और अब स्वॉर्ड पूरी तरह नॉर्मल हो चुकी है। इसके बाद में वो बाकी लोगों की तरफ देखता है, ये सब के सब अपनी बॉडी के अंदर से जितनी भी एनर्जी थी वो सारी खो चुके हैं। एकदम से बॉडी सारी एनर्जी निकलने के कारण ये बुरी तरह हाफने लगता है, इनका दिल जैसे काम करना बंद कर देता है। इसी के साथ धीरे करके जेवियर की घबराहट कम ज्यादा बढ़ने लगती है। वो सोचने लगता है मास्टर लियोन की भी ऐसी हालत हो रही होगी, मुझे जल्दी से उनके पास पहुंचना होगा, वो भी एक बड़े खतरे में। इसके बाद हम दोबारा से नमरान के सफर से देखते हैं जहाँ पर शेलो है। शेलोरी नमरान अपनी खिड़की से बाहर की तरफ जाकर रही होती है। उसे भी जो कुछ भी हो रहा है इसका थोड़ा बहुत अंदाजा हो चुका है, लोगों की हालत खराब होती जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल तक शेलोरिया के ऊपर इससे कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ है, जबकि वो भी एक नॉर्मल इंसान है। वो जल्द से ही लोगों को इस तरह से हफ्ता हुआ देखती है, तुरंत ही उनकी मदद के लिए भागने लगती है और भागते सोचती है इन लोगों के साथ में ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक साथ इतने सारे लोग एक दूसरे बीमार कैसे पड़ सकते हैं, अगर ये किसी तरह का नेचुरल इफेक्ट होता तो ये मेरे पर भी होता, लेकिन मुझे क्यों नहीं हो रहा। ये सोचते हुए शेलोरिया जब भाग रही होती है तो उसे गले के अंदर एक नेकलेस दिखाई देता है और इस नेकलेस के अंदर वो स्पेशल पावर है जिसकी वजह से शेलो के ऊपर अब तक कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ है और शायद से इसकी पावर के बारे में शेलो को बिल्कुल पता नहीं है। इसके बाद में हम सबसे मेन जगह सीन देखते हैं, यानी कि नमरान सिटी के बाहर का। यहाँ पर एक बंदा और पावर्स को यूज कर रहा होता है, उसने अजीब से ब्लैक रंग के कपड़े पहन रखे होते हैं जिसका देख के पता चल रहा है इसके पास ब्लैक मैजिक की पावर है। और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इस सब के अंदर इसका भी हाथ है। इसके गले में भी एक पेंडेंट है। जब चाहते हो आगे तरफ करके सोचने लगता है बस कुछ ही देर के अंदर ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, जिसके बाद में डार्क नाइट इस जगह पर आ जाएंगे। हमारे पास में इतनी एनर्जी होगी कि हम इन्हें इस जगह पर समन कर पाएंगे और जब एक बार डार्क नाइट पर आ जाएंगे तो उसके बाद में हमारी डार्क एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाने वाली है। इस पूरी दुनिया के ऊपर हमारा काबू होगा और कोई भी नहीं होगा जो कि हमें फाइट में हरा सके। ये बंदा ही सोच रहा होता है तभी एकदम से लियोन इस जगह पहुंच जाता है। उस बंदे के एकदम पास में आता है और उसे कहने लगता है ये तुम क्या कर रहे हो। लियोन को देखकर भी जादूगर किसी तक रिप्लाई नहीं करता, वो बस अपने काम में लगा रहता है। लियोन दोबारा से अपनी बात को रिपीट करता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम ऊपर की तरफ अपना हाथ करके ये जो रैंडम्स वगैरह हो रहा है इसके अंदर कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। नमरान सिटी के अंदर जो भी इफेक्ट आ रहा है क्या ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। इस बार वो बंदा कुछ रिप्लाई नहीं देता। लियोन आगे बोलता है तुम्हारे अलावा भी यहाँ पर और भी 30 लोग हैं जो कि इस सेम प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, क्या तुम मुझे बताओगे ये सब कुछ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इस बार वो बंदा लियोन को पूरी तरह इग्नोर करता है और अब लियोन को थोड़ा गुस्सा आने लगता है। वो एकदम गुस्से में इसके मुंह के एकदम पास में आता है और उसे कहने लगता है तुम इस तरीके से मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, मैं एक प्रिंस हूँ, तुम्हें पता है ना किसी को इग्नोर करना उसकी इंसल्ट करने के बराबर होता है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा जल्दी से मुझसे बात करना शुरू करो। लियोन जब ये सब कुछ बकवास कर रहा होता है तो उस टेम्पर इस बंदे का ध्यान जिससे हटने लगता है, उसके ऊपर पूरा फोकस इस सिटी में जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर लगाने लग रहा है।
ताकि जितनी भी एनर्जी उन लोगों की बॉडी के अंदर बाहर निकल रही है वो सारी इस गोले के अंदर आती रहे। जब लियोनी से कुछ कर रहा होता है तो धीरे धीरे करके उसका हाथ कांपने लगता है। वो सोचने लगता है मैं अपने फोकस को इसके ऊपर से हटा नहीं सकता हूँ, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तुरंत ही यहाँ पर मैंने जो कुछ भी किया है ये सब कुछ पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, हमारी सारी मेहनत पूरी तरह बेकार हो जाएगी। डार्क नाइट को बुलाने का हमारा जो सपना है वो दोबारा सपना बन के रह जाएगा। पता नहीं ये इंसान यहाँ पर कैसे आ गया, हमने इस चीज का पूरा ध्यान रखा था कि नमरान सिटी के अंदर सारे लोग हो, ये इंसान यहाँ पर बाहर कैसे है। इसी समय लियोन भी इस बंदे को कांपते हुए नोटिस कर लेता है, उससे थोड़ा दूर हटता है और फिर कहने लगता है मैं समझ चुका हूँ, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम नाटक कर रहे हो जैसे कि मैं यहाँ पर हुई नहीं, तुम जो ये मुझे इग्नोर कर रहे हो ये तुम्हारा जानबूझ के है, अब तुम्हें इसी से जम मिलेगी, देखते हैं तुम कब तक मुझे इग्नोर कर पाते हो। लियोन की बातों सुनकर ये बंदा थोड़ा घबरा जाता है, सोचने लगता है ये लड़का अब करने क्या वाला है। तभी लियोन से थोड़ा दूर हटकर अपने फावड़े को इस पर टक्करने की रेडी कर लेता है। वो आगे बोलता है तुम्हारे पास में आखिरी मौका है, जल्दी से मुझे देखो और मुझसे बात करो या फिर अपने मुंह पर इस फावड़े को खाने के लिए तैयार हो जाओ। बंदा अभी भी अपनी जगह से हटता नहीं है, वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। तभी लियोन इसके मुंह पर रख के इस फावड़े को मार देता है। एक जोर से टर्न की आवाज इस जगह पर गूंज जाती है, लेकिन ये बंदा अभी भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। लियोन ने अपने स्ट्राइक के अंदर अपनी पूरी जान लगा दी होती है, वो अपने फावड़े की देखता है, फावड़ा ही टूट गया लेकिन इस बंदे का मुंह नहीं। ये बंदा हंसते हुए थोड़ा सा लियोन की तरफ देखता है और वो सोचने लगता है अच्छा हुआ मैंने अपनी बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्शन स्पेल लगा लिया था, इस वजह से चाहे लड़का मेरे पे कितने अटैक करने की कोशिश कर ले मेरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसकी शोवल पूरी तरह बेकार है, इससे तो मुझ पर कोई इफेक्ट हो ही नहीं सकता है, आज हम अपनी इस मंजिल के अंदर कामयाब होकर रहेंगे। तभी लियोन दूसरा अटैक होता है, वो इस टूटे फावड़े से इस बंदे को वो दोबारा से अटैक करने लगता है और इस बार अपने फावड़े के अंदर अपनी थोड़ी बहुत माना पावर को भी डालता है। फावड़े का आगे का साइड पूरी तरीके से आग में चल रहा है और उस सीधा कर इस बंदे के मुंह पे पड़ता है। दोबारा से ये जगह पूरी तरह गूंज जाती है। लियोन अपने इस फावड़े को देखता है, अब तो फावड़े की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है, उसके अंदर धुआं निकल रहा है और फिर सामने की तरफ इस बंदे को देखता है। ये बंदा अभी भी टस से मस खड़ा हुआ है, ये बहुत ढीठ है और अब की बार तो लियोन के अटैक का अच्छा खासा इफेक्टिव हुआ है। इस बंदे के 2-3 दांत टूट चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये हंसते हुए लियोन को देख के सोच रहा होता है मेरी बॉडी के ऊपर किसी तरह का इफेक्ट नहीं हुआ है, एक स्क्रैच भी नहीं आया, मैं अपनी जगह पर डट के खड़ा रह सकता हूँ। इस बंदे को गुस्सा देखकर लियोन से बोलने लगता है तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है, तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो, मुझे ऐसा लगता है मेरे अटैक तुम्हारे ऊपर किसी तरह के इफेक्ट नहीं डाल सकते, इसलिए तुम बिल्कुल भी हिलने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा मान एनर्जी है, अब मैं इसको अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लूंगा, तुम पूरी तरह सूख जाओगे, देखते हैं तुम तब क्या करते हो। ये सोचकर लियोन इस बंदे की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, अपने ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन तभी जैसे लियोन का हाथ इस बंदे की तरफ पास तक पहुंचता है, जैसे एक प्रोटेक्शन स्पेल इस जगह पर एक्टिवेट हो जाता है। लियोन के हाथ के ऊपर एक हल्का सा करंट लगता है और वापस से पीछे की तरफ हट जाता है। लियोन की ऑब्जर्वेशन स्किल भी इस बंदे पे काम नहीं करती है। फिर वो इससे आगे बढ़ने लगता है, तुमने नंबर 1 वॉल को एक्टिवेट कर दिया है, इस वॉल के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसकी वजह से सिटी के जितने भी लोग हैं वो सबके सब मारे जाएंगे, ये तुम्हारा एक बहुत बड़ा प्लान है और शायद से इस प्लान कंप्लीट होने के लिए बहुत जरूरी है कि तुम अपनी जगह पर डट के खड़े रहो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना। अभी भी बंदा कुछ जवाब नहीं देता। लियोन के बोलता है तुम्हें जवाब देने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद से इसे टेस्ट करके देख लेता हूँ, देखते हैं जब तुम अपनी जगह से हिलते हो तब क्या होता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं सिटी के अंदर। पूरी सिटी एकदम सुनसान हो चुकी है। अभी कुछ टाइम पहले तक जिस सिटी के अंदर बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला मचा हुआ था, सभी लोग ऊपर की तरफ ये अजीब चीज देखकर कब से चिल्ला रहे थे, अब वही पूरी जगह शांत हो चुकी है। लेकिन इसी खामोशी के अंदर एक बंदा है जो कि एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। इसके आसपास में कब से लोग बेसुध पड़े हुए हैं, इनके बीच से होता हुआ आगे बढ़ रहा है। तभी बंदा इसका पाँव पकड़ लेता है और फिर इसे मदद मांगने की कोशिश करता है, प्लीज हमारी मदद करो। ये बंदा कैनवारो है, जिसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती कि कोई दूसरा बंदा इसके इस तरह से पाँव पकड़ रहा है। इस जमीन पे रेंगते हुए बंदे का कैनवारो के पाँव का पकड़ना भी कैनवारो को अपनी इंसल्ट के बराबर लगता है। वो जोर से इसके मुंह पर एक कस के लात मार देता है। पहले इस बंदे की हालत काफी खराब होती है, अब और खराब हो जाती है। इसके बाद वो दोबारा से आगे बढ़ना शुरू करता है। सामने तरफ एक मूर्ति होती है और ये मूर्ति है फॉरेन एंजल की। कैनवारो इस मूर्ति के पास में आकर अपने हाथ के ऊपर एक हल्का सा कट लगाता है और फिर कहने लगता है फॉरेन एंजल, तुम ही यहाँ के गेट बनने वाले हो, तुम रास्ता बनोगे हेल तक का, जिसकी मदद से डार्क नाइट इस जगह पर आने वाला है। अब तुम देखो डार्क नाइट यहाँ पर आने के साथ में सभी एंजल्स को कैसे डरा के रखता है। इसके बाद हम दोबारा से सिटी के बाहर का सीन देखते हैं। सिटी के अंदर कैनवारो तो सारे काम को ठीक तरह से कर रहा है क्योंकि उसे यहाँ पर रोकने वाला फिलहाल कोई भी नहीं है, लेकिन बाहर के साइड में पूरी हलचल मची हुई है। लियोन जोर शोर से इस बंदे को इसकी जगह से हटाने के काम में लगा हुआ है। वो किसी जगह पर कोई खुदाई वगैरह कर रहा है, जिसके साथ में इस बंदे की घबराहट कब तक बढ़ती जा रही है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर लियोन का काम कंप्लीट हो जाता है और वो एंड में कहने लगता है तो अब बताओ तुम्हें क्या लगता है इतना सेटअप काफी है तुम्हें अपनी जगह से हिलाने के लिए। इसके अंदर दिखाई देता है लियोन ने इस जगह को चारों तरफ से खोद दिया है और केवल बीच में हल्की जगह छोड़ी है जिस जगह पर ये बंदा खड़ा हुआ था, और इस जगह पर लियोन खोद नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर इस बंदे का प्रोटेक्शन स्पेल है। लेकिन क्योंकि लियोन ने इस जगह को बहुत ही अजीब तरीके से खोदा है, इसलिए जगह बिल्कुल भी बैलेंसिंग नहीं रही है। फिर भी ये बंदा किस तरीके से उस जगह बैलेंस बना के खड़ा होता है क्योंकि उसे पता है अगर ये अपनी जगह से हिल गया तो साइड में बर्बाद हो जाएगी, इसके ऊपर बहुत प्रेशर है। तभी लियोन इसके चेहरे के पास में आता है, इस बंदे के पसीने छूटने लगते हैं। वो एकदम इस बंदे के पास में आकर इससे कहने लगता है तुम्हें तो बहुत पसीना आ रहा है, शायद से तुम्हें गर्मी लग रही है, थोड़ी हवा कर देता हूँ। ये कहते लियोन इसके मुंह पर हम फूंक मारता है
और लियोन की केवल एक फूक काफी होती है इस बंदे को इसकी जगह से हटाने के लिए। वो थोड़ा सा एक तो झुक जाता है, जिसके साथ में नीचे की साइड की स्टेबल जमीन पूरी तरह अनस्टेबल हो जाती है। हल्का सा जो हिस्सा जो कि जमीन से टच में था वो भी वहां से टूट जाता है और अब इसी के साथ में ये बंदा जोर से जिन पर गिरता है। इसके तुरंत बाद इसने जो एक क्रिस्टल्स अपने गले के अंदर पहन रखा है, इसके अंदर एक बहुत तेज लाइट निकलने लगती है और इसे देखकर ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और फिर इसके पता चलता है असल में इसके ऊपर प्रेशर इस चीज का नहीं था कि प्लान खराब हो जाएगा, बल्कि प्रेशर इस चीज का था अगर प्लान खराब होता है तो तुरंत ही इसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि इसने अपने गले के अंदर जो पेंडेंट पहन रखा है वो असल में इसी की मौत का इंतजाम है। धीरे धीरे करके इस क्रिस्टल की लाइट काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसे बंदे की बॉडी के अंदर से सारी एनर्जी को बाहर निकाल लेती है। बंदा पूरी तरह सूख चुका है, अब इसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल ही माना पावर नहीं है, जिसके साथ में इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद में लियोन इस बंदे से इसका एक क्रिस्टल ले लेता है और वो सोचने लगता है शायद से इन लोगों ने जो मैंने इस जगह से 30 स्कल लगाए थे उसकी जगह अब की बार ये 30 जिंदा बंदे यहाँ पर खड़े किए हैं और ये क्रिस्टल भी काफी कुछ वैसा ही है जो कि इससे मेरे को उस टाइम में मिला था, पर इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए गए ताकि जिंदा इंसान इसका यूज कर सके। वैसे मैंने एक बंदे को इसकी जगह से हटा दिया है, जिसका मतलब अब तक तो ये नॉन वॉल पूरी तरह टूटने वाली होगी। ये उसका लियोन इस वॉल की तरह दिखता है। फिलहाल तो वॉल के ऊपर किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन अगले सेकंड वॉल पे इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। एक साइड से वॉल अपनी एनर्जी खोने लगती है और इसी के साथ लियोन समझ जाता है उसने इन सभी लोगों के सारे प्लान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी खुशी होती है और वहीं दूसरी तरफ कैनवर काफी ज्यादा परेशान होता है। उसने इस फॉरेन एंजल के ऊपर अपने कब्जे सिंबल बना दिया है और इस सब के सब उसने अपने ब्लड से बनाए। इतना सब कुछ करने के बाद अब उससे अपना प्लान पूरी तरह से खराब होता हुआ दिखाई देता है। ये सब कुछ देखकर वो काफी चिढ़ जाता है और सोचने लगता है वैसे तो ये प्रोसेस काफी आगे बढ़ चुकी है, अभी हमारे पास में बहुत कम माना पावर है, लेकिन शायद से इतनी काफी है कि मैं डार्क नाइट को यहाँ पे बुला सकूं। मुझे एक बार कोशिश करके देखनी होगी डार्क नाइट अगर यहाँ पर आ गया तो उसकी बात नहीं हमारी डार्क पावर काफी ज्यादा बढ़ जाने वाली है, इसलिए मैं हर हाल में कोशिश करके देखूंगा उसे किसी भी तरीके से यहाँ पर आना ही होगा। इसके बाद में कैनवारो अपने खुद की मान पावर को यूज करता है। वो जितनी कम माना पावर इनके पास में है उसके अंदर अपनी खुद की माना पावर को ऐड करके उसकी कमी को पूरी कर रहा है और साथ में यहाँ पर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहा होता है। तभी किसी की आवाज आती है, कैनवारो तुम क्या कर रहे हो? ये आवाज शेलोरिया की है, जो क्या प्राणी के साथ में ये चीज समझ जाती है कि जो कैनवारो है वही असल में विलन है, जो कि पूरी तरह साफ भी है। कैनवारो ने अपने खून से फॉरेन एंजल के ऊपर ये सारे सिंबल बनाए और इसके अलावा वो डार्क मैजिक का यूज कर रहा है। इसका मतलब वो क्लियरली विलन है। तो ये समझ आता ज्यादा मुश्किल नहीं होता। वो दोबारा से उससे पूछने लगती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और ये सुनने के साथ में कैनवारो काफी चौंक जाता है। वो सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर इस तरह से मूव कैसे कर पा रही है, इसकी बॉडी के अंदर अभी माना पावर है, ये कैसे? तभी उसकी नजर इसके पेंडेंट पड़ जाती है, जिस असल में माना प्रोटेक्शन एमुलेट है जो कि इसे बचाए हुए है। इसकी अगली सेकंड कैनवारो खुद से डिसाइड करता है कि वो इसके ऊपर अटैक करके खुद ही इसे खत्म करेगा। वो अपने हाथों के अंदर अपने माना पावर को इकट्ठा करता है। उसके हाथ के अंदर एक बड़ी सी फायरबॉल बन चुकी है और फिर इसके बाद में वो इसे शेलोरे की तरफ शूट कर देता है। फायरबॉल तेजी से शेलोरे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन शेलोरे भी किसी से कम नहीं है। वो तेजी से अपने हाथ को सामित करके इस सारी माना एनर्जी को अपने साथ से मरोड़ लेती है। ये देखकर कैनवारो काफी चौंक जाता है। शेलोरे ने इस माना पावर का यूज करके अपना खुद का एक बहुत बड़ा फायरबॉल बना दिया है और साथ में इसके अंदर अपनी खुद की एनर्जी भी ऐड कर दी है, जिससे फायरबॉल और ज्यादा बड़ा हो चुका है। फिर वो कैनवारो से बोलती है क्या तुमने मुझे कुछ ज्यादा कमजोर समझ लिया था? मैं भी एक फायर गॉड हूँ। अब तुम देखो एक असली फायर अटैक किस तरीके का होता है। जगह तो वो अपने हाथों को अब सामित कर देती है। इसके साथ में ये बड़ा सा फायरबॉल तेजी से कैनवारो की तो बढ़ने लगता है। कैनवारो को ये बड़ा सा वोल्केनो टाइप चीज अपनी तरफ आती दिखाई देती है और इसी के साथ में वो बहुत घबरा जाता है। वो सोचने लगता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा यंग है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके पास में इतना ताकत और मैजिक कैसे? मुझे किसी तरीके से खुद को बचाना होगा। ये सोचते हुए अपने सामने एक मानव शील्ड बना लेता है। शील्ड और ये फायरबॉल दोनों आपस में टकरा जाता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इसी धमाके की बात में ये फाइट खत्म हो जाती है। चारों तरफ धूल छा चुकी है। दो लटे का पता चलता है कैनवारो बहुत दूर जाकर जेल में पड़ा हुआ है। वैसे वो ठीक इस एंजल के पास में और बुरी तरह से हाफता जा रहा है। इसके बाद शेलो इसके ठीक पास में आती है और फिर से बोलने लगती है कैनवारो बताओ तुम्हारा प्लान क्या था? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? इसे सवाल को कहते हुए वो जैसे कैनवारो के पास में पहुंचती है उससे आवाज सुनाई देती है। कैनवारो अभी भी अपने मंत्र वगैरह पढ़ रहा है और उसके मंत्र एकदम कंप्लीट होने वाले हैं। इसी के साथ में शेलो के चेहरे के ऊपर उसका डर दिखाई देने लगता है और साथ में कैनवारो के चेहरे के ऊपर एक बहुत बड़ी सी इविल स्माइल होती है। वो एंड में बोलता है मैं कामयाब होने वाला हूँ, हेल नाइट इस जगह पर आने वाला है। डार्क हेल नाइट के आने के साथ में ये जगह पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इस जगह का एक नया उद्गम होगा। इसी तरह पीछे की साइड में जो मूर्ति होती है जोर से चमकना शुरू कर देती है, स्पेशली इसकी आंख चमक रही है। ये देखकर शेलो बोलती है ये सब कुछ क्या हो रहा है? इस मूर्ति के अंदर ये किस तरह की एनर्जी आ रही है? कैनवारो बोलता है तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि उससे पहले तुम मरने वाली हो। जगह वो अपने हाथ में चक्कू लेकर तीर से शेलो की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। ऊपर की साइड से किसी चीज को तोड़ते हुए जेवियर अपने हाथ में स्वॉर्ड लिए इस जगह पहुंच जाता है। हीरो की एंट्री हो चुकी है और यहाँ पर आने के साथ में वो कैनवारो के हाथ के ऊपर जो स्ट्राइक करके उसे काट देता है। इसी के साथ ही शेलो की जान बच जाती है और कैनवारो जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो अपने कटे हुए हाथ की तरफ दिखता है जो कि जोर से जमीन पर जाकर गिरता है। इसी समय जेवियर का अगला अटैक होता है। वो दोबारा से इस पर अटैक करने की कोशिश करता है। कैनवारो अपने एक हाथ से अपने सामने एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेता है जिससे वो जेवियर के अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन ये अटैक जेवियर का है। कैनवारो कोई भी डिफेंस उसके अटैक को रोक नहीं सकता। जेवियर का ये अटैक काफी अलग तरीके से काम करता है। इसके साथ में कैनवारो का हाथ ही पूरी तरह घूम जाता है। प्रोटेक्शन शील्ड टूटती तो नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट कैनवारो के हाथ में दिखाई देता है।
हाथ पूरी तरह मुड़ चुका है, यानी कि कैनवारो का ये हाथ भी पूरी तरह बेकार है। इसके बाद में अब सबका ध्यान जाता है इस मूर्ति की तरफ, जिसके अंदर से अभी भी एक बहुत तेज लाइट निकल रही है। जेवियर देख कहने लगता है इस सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। इसी समय आसमान से एक बहुत तेज लाइट सीधे इस मूर्ति के ऊपर आके गिरती है और इसी के साथ में इस मूर्ति के कई से टुकड़े हो जाते हैं। इसके टुकड़े उछलकर आसमान जो लोग हैं उनके ऊपर आगे गिरने लगते हैं। इसे देखकर शैलो जल्दी से वहां पर एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देती है, इससे वो बाकी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। और क्योंकि ये केवल कुछ नॉर्मल से पत्थर है जो कि एनर्जी कारण जो हम उछल रहे हैं, इसलिए शैलो के लिए इन्हें रोक पाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, वो आसानी से सबको बचा लेती है। दूसरी तरफ जेवियर और कैनवारो अभी भी एक दूसरे से फाइट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोनों दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। कैनवारो का एक हाथ टूटा हुआ है और दूसरा हाथ पूरी तरह कटा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। ये बड़े आराम से जेवियर को देखता है और फिर से कहने लगता है तुमने काफी कुछ किया, कई तरीकों से मुझे रोकने की कोशिश की, मेरे ऊपर जासूसी भी की, लेकिन इसके बावजूद भी तुम कामयाब नहीं हो पाए। मैं कामयाब हो चुका हूँ, मैं हूँ जग का असली विजेता। पूरे देश ने मुझे देखा, सबके सामने मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। तुम देख रहे हो मैंने क्या किया है, मैंने न केवल इस सिटी को बल्कि इस पूरी दुनिया को तबाह करने का तरीके को अब यहाँ से ईजाद कर दिया है। वो चीज यहाँ पर आ चुकी है, डार्क हेल लाइट यहाँ पहुंच चुका है, जो कि यहाँ पर आने के साथ में मेरी पावर को बढ़ा देगा। अब तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत खड़ी हुई है। इसके साथ में सब पीछे तो देखने लगता है। जब वहां से धूल उठती है तो वहां पर वो डार्क नाइट दिखाई देता है। एक बड़ा सा हाथ उस धुएं में से बाहर निकलता है, जिसके पास में एक स्वॉर्ड भी होती है। कैनवारो और जेवियर दोनों इसी तरह देख रहे होते हैं और तभी ये दोनों काफी चौंक जाते हैं। इन्हें दिखाई देता है उसके अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है, लेकिन उसके दो हाथ तो है लेकिन पाँव नहीं है। और कैनवारो के हिसाब से वैसे तो ये डार्क नाइट है तो इसके पास में इसका घोड़ा भी होना चाहिए था, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं है। ये देखकर कैनवारो सोचने लगता है ये किस तरह का डार्क नाइट है, इसके पास तो घोड़ा ही नहीं है और ना ही दोनों पाँव है, ये अपनी जगह से मूव कैसे करेगा। इसके अगले सेकंड कैनवारो को समझ में आता है ये उतनी ताकतवर जीव को इस जगह बुला सकता है जितनी इनके पास से मानव पावर थी, और क्योंकि इनके पास से मानव पावर कम पड़ गई थी इस वजह से डार्क नाइट पूरी तरह से यहाँ पर नहीं आ पाया। लेकिन इसके बावजूद भी कैनवारो को उम्मीद होती है ये बंदा भले ही पूरी तरह से यहाँ पर नहीं आ पाया हो, लेकिन इसके अंदर इतनी पावर है कि किसी चीज को फाइट में हरा सकता है। इसका घोड़ा यहाँ पर नहीं आया, इसके पाँव यहाँ पर नहीं है, लेकिन अभी भी ये है तो डार्क नाइट ही। ये अभी भी अपने पाँव और घोड़े के बिना इस पूरे जगह को डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। और कैनवारो के सोचने में किसी तरीके से कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये बंदा जिस तरीके से यहाँ पे खड़ा होता है और जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, इस देख पता चल रहा है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है और ये जल्दी ही यहाँ पर डिस्ट्रक्शन मचाना शुरू करने वाला है। इसका मुंह स्कल का होता है और साथ में बॉडी के अंदर से डार्क एनर्जी बाहर निकल रही होती है। और इसे देखकर जेवियर सोचने लगता है, वो खुद से सवाल पूछता है जब मैं किसी तरीके से इससे फाइट में हरा सकता हूँ। तभी डार्क नाइट कैनवारो से पूछने लगता है तुमने मुझे यहाँ पर समन किया है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। कैनवारो कहता है ये इंसान ये मुझ पर अभी अटैक करने की कोशिश कर रहा था, जो मुझे जान से माना जाता है, और इसके अलावा यही वो है जिसकी वजह से आप यहाँ पर पूरी तरह समन नहीं हो पाए। कैनवारो के तकनीक के साथ में डार्क नाइट काफी गुस्सा हो जाता है, वो जोर से जेवियर के ऊपर अटैक कर देता है। जेवियर अपनी स्वॉर्ड से अटैक को डॉच करने की और फिर ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन डार्क नाइट के अटैक के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है, वो बहुत स्पीड से और बहुत पावर से अटैक करता है। जेवियर की स्वॉर्ड और डार्क नाइट की स्वॉर्ड जैसे आपस में टकराती है, जेवियर की पूरी बॉडी जैसे कांप जाती है, उसकी बॉडी की हर एक हड्डी जैसे बदलने लग जाती है, जिसके साथ में वो समझ जाता है वो केवल अपनी स्वॉर्ड से इस को ब्लॉक नहीं कर सकता, उससे अपने हाथों का भी यूज करना पड़ेगा। वो अपने हाथों का भी यूज करने लगता है। तभी डार्क नाइट अपना अगला मूव खेल जाता है, वो पलक झपकते ही जेवियर के पीछे की साइड में पहुंच जाता है और उसके ऊपर अपना अगला अटैक करने लगता है। डार्क नाइट ये स्टैक इतना ज्यादा फास्ट होता है कि जेवियर को बिल्कुल भी इस ट्रैक की उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि उसके हिसाब से डार्क नाइट उसके सामने की तरफ था, लेकिन अगले सेकंड उसके पीछे पहुंच गया और अब वो उस पर अटैक भी करने वाला है। जेवियर को इससे पहले कि पीछे की साइड में हो रहा अटैक का पता चलता, उसके ऊपर अटैक हो जाता है।